नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। अभी हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू कर रहे हैं, तो आप लोग का जो भी अपना अनुभव है चिकित्सा का, वह सब जरूर शेयर करिए। ये क्लिनिकल संभाषण इसीलिए आयोजित किया जाता है कि हम लोग अपने ज्ञान का जो प्रैक्टिकल नॉलेज है उसका आदान प्रदान कर सकें। तो मैं सबसे पहले डॉक्टर अर्शिया जी को बुलाना चाहूंगा। अर्शिया जी, आप जो पेशेंट के बारे में डिस्कस कर रही थी, वो पेशेंट का क्या हाल चाल है? अर्शिया जी, अगर सर कौन कौन सा पेशेंट? आप अभी लाई थी ना, कोई पेशेंट के बारे में वो पूछ। गीत अभी जिनको आर्टिकेरिया वो टाइप शीत पित्त हाँ था हाँ वो। हाँ। सर अभी तो बात नहीं हुई, लेकिन सर बाद में मैंने पूछने पे मुझे पता चला कि उसको पांडु भी है। हाँ और उनको ये भी प्रॉब्लम थी, एक क्या किडनी की तरफ कौन सी ब्लड वेसल्स कौन सी जाती है उसमें ब्लॉक था कुछ, कलर डॉपलर में उन्होंने चेक किया था। और उनको मतलब थोड़ी देर भी खड़ी रहती है ना तो ऐसे थाइज में शोथ आ जाता है। वो उन्होंने उस वक्त नहीं बताया हमको, और हम तो मैंने बाद में पूछा तो पता चला। मैंने कहा अभी ये वाली ट्रीटमेंट कर लो, फिर बाद में वो ठीक हो जाने पे तुम्हारी वो करेंगे। हाँ। हाँ, अभी तो एग्जैक्टली नहीं पता कि क्या है। मैंने बोला था कि वो मेडिसिन वगैरह बता दिए उनको, तो वो लेने वाले थे। और आपको उसके हेतु क्या लगा, हेतु क्या मिला उनका? सर एक ये भी था कि उसका मतलब एक अबॉर्शन हो गया था। अच्छा। उसके बाद से वो, हाँ, सेकंड बेबी के टाइम पे अबॉर्शन हो गया था, और उसके बाद से उनको वो सब प्रॉब्लम शुरू होने लगी थी। और जी उनका एक ये बात भी थी, स्ट्रेस भी रहता है क्योंकि उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है एक्चुअली। जी। तो वो उनके सास ससुर वगैरह के साथ रहती हैं। और उनकी एक बेटी भी है। तो बहुत यंग एज में उनके हस्बैंड की भी डेथ हो चुकी थी। जी। हाँ, तो अब वो हालांकि वो मतलब सास ससुर थोड़ा उनको परेशान करते रहते हैं, लेकिन वो बेटी की वजह से उनकी, क्योंकि मायके के साइड के इतने हालात ठीक नहीं है, तो वो बेटी बेटी की वजह से सास ससुर के साइड रह रही है। जी। तो अभी एग्जैक्टली क्या, वो अबॉर्शन के बाद कुछ हुआ होगा या स्ट्रेस होगा, या फिर दूसरी पांडु भी है एक, तो उनका एज भी 7-8 रहता है कुछ, तो वो बोल रही थी। जी। तो मे बी अभी एग्जैक्टली रीजन तो इनमें से ही कुछ होगा। देखते हैं, अभी ये वाली ट्रीटमेंट हो गई अगर उनकी, तो फिर उसके बाद हम, मैंने कहा कि आप बाद में वो वाली ट्रीटमेंट भी ले लेना, फिर ये एनीमिया और वो जो ब्लड, वो एस्पिरिन कितने सालों से, वो बहुत सालों से ले रही है, 6-7 साल से उसकी ट्रीटमेंट कुछ चल रही है। तो एस्पिरिन 6-7 सालों से वो रोज लेती है। अभी वो भी असर नहीं कर रही थी, तो शायद डॉक्टर ने और कुछ उसकी जगह चेंज करके, कोई तो बता रही थी दवाई का नाम, वो दिया है। जी। ओके, देखते हैं अभी। जी। थैंक यू आपका। और सर वो श्रुति निगम मैम है क्या? आएंगी आएंगी अभी थोड़ी देर में। अच्छा अच्छा। और अंजना मैम आ गई? नहीं, वो भी आएंगी। मिश्रा जी, अच्छा। अगर आप डॉक्टर सरोज मिश्रा जी, आपके पास श्रुति मैम का नंबर है, अंजना मैम का नंबर है, तो उनको बुला देंगे क्या? जी सर, मैं बात करता हूँ। हाँ,
ठीक है, जी सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, जो लोग भी बात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। डॉक्टर मुनीश शर्मा मैम, डॉक्टर विकास कुमार जी, बहुत दिन के बाद आए हैं। विकास जी कैसे हैं सर? डॉक्टर विकास जी प्रणाम सर, ठीक हूँ, बढ़िया। कहाँ थे? आपकी बहुत याद आ रही थी। अरे सर कुछ प्रॉब्लम थी। जी, आपका कोई केस का कुछ होगा तो बताइएगा। सर एक केस के बारे में बता रहा हूँ, थोड़ा टिपिकल केस थी, बहुत 3 साल से आप इसका इलाज। अपना वीडियो ऑन करेंगे क्या? मुझे आपको देखने का मन कर रहा है। सर वीडियो के लिए अगर नहीं है तो रहने दीजिए, ऐसे ही बताइए, लेकिन आप देख के बताते हैं ना तो ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ, अभी मैं इनको स्पॉटलाइट कर देता हूँ। देखिए, ये सर को पहले चश्मा होता था, आप लोग को याद होगा तो अभी सर का चश्मा भी उतर गया है। ठीक है सर, बताइए सर। चश्मा तो मैं देख रहा हूँ कई लोगों का, वो नीलम मैम का था, उनको भी बिना चश्मा के मैंने देखा, लगता है उनका भी ठीक हो गया है। हाँ, एक सुवर्णा मैम का हो गया है। हाँ, कई लोगों का है। हाँ सर, बताइए सर। सर एक केस महिला रोगी आई थी मेरे पास, 3 साल से उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, बहुत जगह करा रही थी ये। तो इनमें जो था शरीर का भारीपन था, खड़ी नहीं हो पा रही थी, पैर में दिक्कत है, ज्वाइंट पेन, आमवात तो बहुत ज्यादा उनको दिक्कत थी आमवात से। तो इनको मैंने देखा, हिस्ट्री ली तो दीवा स्वाप इनको था, और ये मलावरोध तो था ही, और जोड़ों में तो पूरा छोटी उंगलियों की जोड़ में भी इनको प्रॉब्लम थी, और चलने में की बात तो है, खड़े में होने में भी इनको दिक्कत थी। बैठने का तो ऐसा दिक्कत था कि ये जैसे टॉयलेट के लिए भी इनको बैठने में दिक्कत हो रही थी, पकड़ के लोग बैठा रहे थे तो हो पा रहा था। और यूरिन पास होते समय इनको जो है बहुत ज्यादा जलन थी, और टेस्ट मैंने कराया तो इनको थायराइड भी निकला। तो सर इनको मैंने कहा थोड़ा वॉक के लिए, तो वॉक करने लायक कहाँ थी, ये तो चलने ही लायक नहीं थी उस समय। तो मैंने जैसे आपका ये थायराइड फार्मूला वाला है, वचा पुनर्नवा गिलोय वाला, तो इसका कैप्सूल में करके दिया, और ये साथ में जो विधारा चूर्ण उसको दिया, और सूतशेखर रस, जी प्रवाल पिष्टी, और ये श्वेत परपटी, आम पाचक, रस पाचक, जी और हाँ चक्कर भी इनको आ रहे थे, तो इसलिए शंखपुष्पी चूर्ण मैंने दिया हुआ था। गोछुराती गुगुल, महायोगराज गुगुल, और त्रयोदशांग गुगुल, इतना मैंने दिया, और रात को सोते समय एरंड वृष्ट हरित की दिया। तो सर 5 दिन बाद इतना होने लगा कि मतलब वो जो टॉयलेट के लिए पकड़ना पड़ रहा था वो उनका कम हो गया। जी तो 10 दिन बाद फिर 10 दिन, अगले 10 दिन के लिए फिर मैंने कंटिन्यू कर दिया इसी को। तो फिर अभी परसों आई थी, तो चल फिर ले रही हैं, बहुत रिस्पांस उनको बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, बहुत खुश हैं। जी 3 साल से कहाँ कहाँ इनका हो रहा था, कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा था। जी तो बड़े पुअर थे उनके हस्बैंड, जैसे वो कथा वाचन करते हैं, घूम घूम के पंडित जी पंडिताई करते हैं, जी इसीलिए कहीं बाहर जा भी नहीं पा रही थी, वहीं तो मतलब ठीक है, बहुत अच्छा रिजल्ट। जी, बहुत अच्छा बताया सर। और सर ये तो बताया मैंने, एक केस इसका आया था कि वो ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेट करा चुका है, हाँ 50 ईयर्स के लगभग है, 50 या 52 का ऐसे ही। तो हाँ, उसको इस समय क्या हो रहा है, ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन बहुत ज्यादा हो रहा है। अच्छा तो उसकी वॉइस जैसे कुछ चेंज हो, मुंह जैसे खली की तरह का, उस तरह का कुछ हो गया है। तो वही उसका क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होगा? उसमें शोधन कराना चाहिए। अति प्रवृत्ति संगोवासन, अति प्रवृत्ति हो रही है तो शोधन ही करना पड़ेगा। वमन विरेचन बस्ती नस्य रक्त मोक्षण, उससे बैलेंस हो जाता है। जब भी ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन ज्यादा होता है ना, तो वमन विरेचन से ही फायदा होता है। और रसायन, हार्मोन विरेचन कराना पड़ेगा। हाँ, आप करवाते हैं? अरे करवाते हैं, लेकिन सब यहाँ तैयार भी नहीं होते। यहाँ तो एकदम आयुर्वेद जैसे लोगों के लिए नई चीज हो, पूरा उस तरह का नहीं। जैसे दवा खाने को दे दीजिए, परहेज बता दीजिए, वो तो उनके लिए ठीक है, लेकिन ये सब के लिए जल्दी तैयार नहीं होते हैं। जी होते हैं तो करता हूँ। जी, ठीक है, बहुत अच्छा बताया सर आपने, थैंक यू आपका। हाँ, ये अंजना मैम आ गई हैं। अर्शिया जी, आपको कुछ क्वेश्चन पूछना था अंजना मैम से। सर पहले तो मुझे मैम को बहुत बहुत थैंक यू बोलना है कि उन्होंने मेरी बहन के लिए अभी बीच में ट्रीटमेंट बताई थी, तो उससे वो उनका ऑलमोस्ट ठीक हो गया है।
मेरी सिस्टर को अभी खांसी बहुत आ रही थी, प्रेग्नेंट है 4th मंथ, और उसको बहुत खांसी आ रही थी, और खांसी के साथ ये हो रहा था कि ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन हो रहा था, और वो इतना यूरिन ज्यादा पास हो रहा था कि उसको मतलब डाइपर वगैरह लेना पड़ रहा था। मुझे वो जो ट्रीटमेंट बताई दाढ़ी क्या क्या बताया था अंजना मैम, ये आपको साथ गोजीवादी को। अंजना हाँ, जी सर, तो मैं मेरी सुन रही सिस्टर हूँ ने भी, सभी लोग अंजना को मैम नमस्कार बहुत जी। थैंक यू मैम। मैम, मेरी सिस्टर ने भी आपको स्पेशली थैंक यू बोलने को कहा है, क्योंकि मेरी सिस्टर का ऐसा रहा है हर बार कि उसकी खांसी एक एक महीना ठीक नहीं होती है। लास्ट ईयर भी उसको हुई थी, तो उसका एक एक दो दो महीना मैंने श्वासकाश, चिंतामणि वगैरह सब दे दिया था, वो ठीक नहीं हो रही थी। तो वो मुझे इस बार बोली स्पेशली 2-3 दिन में ही ऑलमोस्ट ठीक हो गया, 4-5 दिन में तो और भी बहुत फर्क पड़ गया। थोड़ा कफ है लेकिन खांसी तो ऑलमोस्ट ठीक हो गई है, और इतनी ज्यादा कि मतलब वो प्रेग्नेंट है तो खांसी के साथ उसका यूरिन भी पास हो जा रहा था, और थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज्यादा पास हो रहा था, उसको डाइपर लेना पड़ रहा था लिटरली। तो मेरी सिस्टर ने बोला कल मैम को थैंक यू जरूर बोलना मेरी तरफ से, और मैम बहुत बहुत थैंक यू, आपने इतना अच्छा बताया। और मैम को मैंने पर्सनली भी बीच में एक बार कॉल किया था, तो वो मैम ने बताया था मुझे अच्छे से सब, ये किया था, गाइड किया था। थैंक यू मैम। और मैम से एक क्वेश्चन पूछना था। मैम, वो जो सीजर के टाइम पे ट्यूबल लाइगेशन कर लेते हैं, जैसे फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन कर लेते हैं लेडीज लोग, तो उसके क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, वो करवाना चाहिए या नहीं? डिपेंड करता है कि उसकी कंडीशन क्या है। अगर मैं 5 मिनट के बाद आपके साथ जुड़ूं तो अच्छा रहेगा। मैं जुड़ी हूँ लेकिन जी 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 आवाज जी में मैम। सुनने से जी जी जी, डिस्टर्बेंस आ रहा बिल्कुल होगा। बिल्कुल मैं बिल्कुल 5 मिनट में बिल्कुल। भी आती हूँ बस। जी मैम। ठीक है, अभी और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। डॉक्टर प्रणाम वरुण, सर। आप प्रणाम सर, बताइए सर। सर मेरा एक पेशेंट है सीकेडी का, डायलिसिस पे है सर। जी तो सर मैंने उसे ड्रेसिंग कराया था सर। जी। तो सर उसका घटने की वजह बढ़ गया सर क्रिएटिनिन। नहीं, ऐसे ही नहीं बढ़ा होगा। विरेचन, एक तो विरेचन कराए, ठीक है, आपने शोधन कराए, या आप तिक्तक क्षीर बस्ती दीजिए सर। केवल विरेचन से नहीं होगा आपको। नहीं सर वो तो ठीक है, लेकिन कायदे में सर वो तो मैंने अभी स्टार्ट की है, संशोधन करने के बाद सर मैंने स्टार्ट की है, उसे दी है। मेरा लगवाने को तैयार नहीं थी, मैंने तो समझाया अपने घर पे लगा लो फिर। लेकिन ऐसा हर समय नहीं होता है कि विरेचन के बाद यूरिया क्रिएटिन कम हो जाए, ऐसा बहुत ऐसा स्टडी में नहीं है। जी सर, जी सर। तो मैं थोड़ा सा मैंने कहा सर से पूछ के देखूं क्या ऐसा होता है कि नहीं अभी क्या होता है। है, डायलिसिस हो रहा है तो पूरा यूरिन तो वो मशीन ने साफ कर दिया। आप विरेचन में दोष क्या निकाल रहे हैं? जब वो डायलिसिस पे है तो क्या निकला उसमें? अब सर ब्रेशन के मतलब अगर डायलिसिस पेशेंट के डायलिसिस बाद पे नहीं जो है, उसका गैप होता है उस दौरान उसका क्या कहते हैं, मतलब देखिए, जैसे। आप जी सर। मैकेनिकल उसका क्लीनिंग तो हो ही रहा है ना, मैकेनिकली वो क्लीन हो गया है, यूरिया क्रिएटिनिन निकल रहा है। आप जी उसमें सर। फिर विरेचन लेके और क्या एक्स्ट्रा शोधन कर रहे हैं? वो तो हो चुका है पहले से, इसलिए कुछ सर खास। तो क्या कहते सर ये यूरिया क्रिएटिनिन जो है कि बिल्कुल बिल्कुल तो नॉर्मल नहीं होता है, मतलब डायलिसिस के बाद कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है। जैसे डायलिसिस के बाद उसका मतलब क्या कहते हैं ये रहता था, 6-7 के आसपास क्रिएटिनिन रहता था हाँ, डायलिसिस के बाद। और डायलिसिस से पहले हफ्ते में एक बार डायलिसिस हो रही है, तो डायलिसिस से पहले पहले उसका 9 रहता था, अब क्या 9.95 हो गया, मतलब 1 यूनिट के आसपास रुपया को बढ़ गया सर। तो भी वो मतलब आप इसमें और विरेचन लेके क्या किया आपने? कुछ नहीं किया। अगर डायलिसिस नहीं होता, पूरे बॉडी में स्वेलिंग रहता और यूरिन पूरा जी सर। भरा रहता, पूरा एक्स्ट्रा सेलुलर, तब आप विरेचन कराते तो थोड़ा कम हो जाता, लेकिन अभी कुछ नहीं होगा। और आप जो डायलिसिस की कहानी बता रहे हो वो सच है, वो पूरा असली ट्रीटमेंट नहीं है। असली ट्रीटमेंट आयुर्वेद का ही है। आपको तिक्तक क्षीर बस्ती दे के, शीरबला तेल का बस्ती दे के, दीपन पाचन करके, और फिर ना किडनी को ही ठीक करना है। किडनी को ही बोलना है कि तुम। सर मैंने धर्मांतरम तैल की बस्ती दी है और तिक्ष की बस्ती दी है, तो जो आपके तिक्ष सिर बोलते हैं मध्यस्थी और इंटरनल दवाई में क्या पत्र। दे रहे हैं? इंटरनल दवाई में सर मैं गोक्षर आदि गुग्गुल दे रहा हूँ, हम्म, और सर चंद प्रभावटी दे रहा हूँ, हम्म, और सर पुनर्नवा आशा दिया मैंने सर, हम्म, ये दे रहा हूँ सर। जी, ठीक है, अच्छा है। आप ये करिए, शिवा गुटिका का भी प्रयोग करिए। हाँ सर, सर सेवा गुटका मैंने सर स्टार्ट किया है। और सर एक टैबलेट और आदमी को रक्तपाचक में तो तारकेश्वर रस, रक्तपात, तारकेश्वर दे रहा हूँ, क्योंकि सर प्रोटीन आ रही थी मतलब यूरिन में सर। हाँ, ये रक्तपाचक मेदोपाचक भी दीजिए ना।
जी सर। रक्त प्रसाद है जो वृक्क को, ऐसे बोला है ना, रक्त और मेद के प्रसाद भाग से वृक्क बना है। जी सर। जी रक्त सर पाटे नमस्ते। मेदो सर। जी सर यहाँ Thank you, सेवा sir. गुटिका कैसा काम करता है, क्या क्या काम करता है? शिवा गुटिका के कंटेंट्स देखेंगे ना तो वो ना ऐसे द्रव्य हैं जो सारे ये करते हैं, रिजुविनेट करते हैं नेफ्रॉन्स को। अच्छा ठीक है। मैं न शिवा गुटिका आपके कैंसर वाले पेशेंट को भी दिया हूँ प्रभात हाँ जी। हाँ हाँ सर, हाँ देखा मैं। तो वो कहीं पर भी सेल्स को नया बनाना है तो वो शिवा गुटिका बहुत अच्छा काम करता है। जी सर मैं अनुवाद बच्चे आपके धनवंतरम कल से दे रहा हूँ 30 ml की सर दे रहा हूँ, क्या कहते हैं हाँ। मात्रा बस्ती। हाँ दीजिए, 1 साल तक दीजिए कंटिन्यू, पूरा किडनी ठीक हो सर जाएगा, काफी हद तक ठीक हो जाएगा आपके पेशेंट का किडनी। तो जब किडनी श्रिंक हो जाता है सर बार बार ये डायलिसिस के बाद, उस टाइम में ये हेल्प करेगा सेवा गुटिका? ये हेल्प करता है, लेकिन ये नहीं अभी स्टडी हुआ है कि किडनी जो श्रिंक हो गया वो पूरा सारे पेशेंट का नॉर्मल पोजीशन में आ गया। कुछ पेशेंट का आ जाता है लेकिन 100% सभी का आ जाता है नॉर्मल पोजीशन, वो नहीं है। जितना किडनी है उतना उसको ये मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है। तो जो लो जीएफआर होते हैं सर, उनको भी और ये किडनी साइज ठीक है तो वो सब इम्प्रूव हो जाएगा ना? हाँ, आप लोग करके देखिए कि क्या होता है, और शिवा गुटिका का प्रयोग करिए। सर मैंने प्रभात जी आपको भेजा है, वो देखिए एकदम हाँ। शिवलिंग जैसा है शिवा गुटिका। हाँ हाँ सर, बड़ा बड़ा है साइज, 2 ग्राम है शायद, 1 प्रोग्राम है। हाँ जी जी। और सर मैं साथ में सर्वतोभद्र रस दे रहा हूँ सर, सर्वतोभद्र बटी सर। दीजिए दीजिए सर, अच्छा है। डायबिटीज तो सर रिलेटेड, हाँ बोलिए। इसे 1-2 महीने दूं या कि फिर बीच में रोक रोक के दूं सर? बीच में रोक रोक के दीजिए, और पहले 1 महीने के बाद क्या रिजल्ट आ रहा है वो देखिए, सिम्टम्स से जी, और रिपोर्ट्स में क्या आ रहा है उस हिसाब से डिसाइड करिए। ठीक सर, ठीक है, आप बताइएगा सर। जरूर सर। आपका मोबाइल ठीक हो गया गंगवार सर? हाँ सर सही हो गया सर, उसमें मैंने लॉक लगा दिया सर, अब स्क्रीन लॉक सर। अच्छा हाँ। हाँ पहले स्क्रीन लॉक लगा हुआ नहीं था सर, वो क्या कहते हैं पैंट की जेब में पड़ा था सर, अचानक लग गई कॉल सर, क्या कर सकता हूँ मैं इसमें सर? हाँ उसमें आप प्राणायाम कर रहे हैं उसका भी आवाज आ रहा था, आप जो कर रहे थे सब सुनाई दे रहा था। जी सर। ठीक है, थैंक यू सर। एक पेशेंट का बार बार सीरियम सोडियम कम हो रहा है, मतलब हाइपोनेट्रेमिया हो जा रहा है, तो उनको क्या कर सकते हैं? सिम्टम्स क्या हो रहे हैं? वो लास्ट टाइम जो हुआ था तो उनका कुछ मेमोरी नहीं था जी कि समझ नहीं पाते थे जी। और इससे पहले जो ज्यादा बातें करते थे इधर उधर, इररिलेवेंट हो जाता था, कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं हो रहा था। जी इससे पहले वाला सिम्टम है सर, 65 प्लस होगा एज। वो ठीक है, लेकिन उनका व्याधि पूर्व व्याधि क्या था? ज्वर हुआ था या सीजर हुआ था, क्या हुआ था? नमक नहीं खाते थे, क्या हुआ था? ग्रहणी का तो था सर। तो आप ग्रहणी उसकी का चिकित्सा करिए सर, उसकी जी चिकित्सा करिए तो हो जाएगा। आयुर्वेद में इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने का ऐसा कुछ नहीं है, आपको पूरा चिकित्सा ग्रहणी की चिकित्सा ही करनी पड़ेगी। ठीक है। और यह पित्त धरा कला से मज्जा धरा कला, पित्त धरा कला में दुष्टि हुआ है तो मज्जा धरा कला पे जाएगा ही। सर आपको परपटी कल्प और या आसवरिष्ठ तक्र ये सब देंगे ना तो वो पूरा सिस्टम ठीक हो जाएगा। तो जब सिम्टोमेटिकली ठीक रहेगा उसके बाद फिर कितने दिन तक चला सकते हैं क्या? 3 से लक्षण? 6 महीना करिए ना आप। ठीक है, ठीक है। हाँ थैंक यू। थैंक यू। ऐसे मेरे पास भी पेशेंट है, मैंने उनको इसी मेथड से ठीक किया ना तब वो परमानेंट ठीक हो गए सर। अगर हम केवल वही सोडियम और पोटेशियम ये सोचते रहेंगे ना, फिर हम सोचेंगे सोडियम नहीं मिल रहा है तो लवण भास्कर चुन दो, ऐसा सोचेंगे तो फिर सिम्टोमेटिक गलत हो जाएगा। फिर हमें जी। पूरा वैसे चिकित्सा आयुर्वेद के हिसाब से करना चाहिए। ठीक है सर। ठीक है, पोटेशियम कम है तो नारियल पानी पिलाओ, केला खिलाओ, फिर ऐसे नहीं होता। ठीक है, डॉक्टर सरोज मिश्रा जी कैसे हैं सर? सरोज मिश्रा जी शायद बिजी हैं। वो अर्शिया मैम आपका सॉल्व हो गया क्या जो डाउट था? सर मैम आने वाली थी ना। मैम आ रही हैं, अंजना मैम अभी थोड़ा बिजी हैं, आ रही हैं। सर मेरा एक सोरियासिस का केस है, उनको उसको मैं बमन करना है, वो अभी हाँ। स्नेहपान चल रहा है,
तो बमन का थोड़ा मुझे रिव्यू सोरियासिस है तो क्या इचिंग हो रहा है बहुत ज्यादा कि दाह हो रहा है? इचिंग है भी ज्यादा। तो आप 2-3 में ऑप्शन बता देता हूँ, उसमें से चूज करिए। अगर आप मतलब पित्त पे काम करना चाहते हैं उसका, तो आपको ना कटु पटोल का काढ़ा बना के, लेकिन उतना पी पाएगा कि नहीं पता नहीं, कटु पटोल का या नीम का काढ़ा बना के वो पिला दीजिए। और उसके बाद में मदन फल का फांट बना दीजिए, मदन फल का चूर्ण को चटा दीजिए। या फिर आप अगर वो नहीं पटोल का ले सकता है तो यष्टि मधु का ही करिए। जस्टिन मधु अच्छा कंफर्टेबल रहेगा सर। हाँ, पटोल का महाराष्ट्र वाले पी लेते हैं, नीम का, वहाँ आपके वाले नहीं पियेंगे। हाँ जी सर। तो मैं कितना काढ़ा प्रिपेयर करूं? काढ़ा आप 8 से 10 लीटर तक बना दीजिए। फांट बनाइए गर्म पानी करके, और ये डाल दीजिए, यष्टि मधु डाल दीजिए। तो सुबह ही तो बनाना चाहिए या हाँ, रात को बनाऊं? नहीं, सुबह ही बनाइए फ्रेश। ठीक है 1 घंटा लगेगा बनाने में, आधा 1 जी। घंटा लगेगा। तो आप फांट बना के करना चाहते हैं कि क्वाथ बना के? फांट तो अच्छा रहेगा सर, कंफर्टेबल हाँ, रहेगा। फांट बना दीजिए, आधा घंटा में बन जाएगा। तो ये कितने 1 लीटर में कितना पाउडर होना चाहिए जस्टिन मधु? अभी मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं ज्यादा यष्टि मधु डालता हूँ तो पेशेंट पी नहीं पाता है। तो सर मैं क्या करता हूँ, जो मेरा ये मटका टाइप रहता है जो स्टील का, वो ठीक। 10 लीटर का है, उसमें मैं 4 चम्मच डाल देता हूँ यष्टि मधु। पहले मैं गर्म पानी कर देता हूँ इंडक्शन पे, आधा घंटा में हो जाता है 20 मिनट में, और 4 चम्मच डाल के मिक्स कर देता हूँ, वो पिया जाता है। ज्यादा आप यष्टि मधु डालें, पियेंगे नहीं, पेशेंट पीते ही नहीं है। ठीक है सर। और फिर मदन फल का आप फांट बनाइए, या फिर आप मदन फल चाटन के लिए दे दीजिए। चाटन ही ठीक रहेगा। हाँ, ऐसा करके, और फिर देखिए वो एक साइड में यष्टि मधु पिए, 4 गिलास पीते रहे, आकंठ प्राशन करके, मदन फल का ये खिला के, फिर यष्टि मधु का पिला के, वेट करिए, वेट एंड वॉच, जोर से उल्टी आएगा। जी। और पहले 45 मिनट। पेट हाँ? भर फांट पीने दूंगा, हाँ, बाद में मदन फल करने हाँ। देना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि पेशेंट जो रहते हैं उनको इतना उत्क्लेश होता है घी की वजह से, पहला गिलास मुंह को लगाया कि उल्टी आ जाती है। तो पहले के थोड़े थोड़े स्टार्टिंग वाले सारे कफ निकल जाता है, फिर तो उसके वो बाद बेग में काउंट नहीं होगा? वो नहीं होगा, वो तो ऐसे उत्क्लेश होता है। ठीक है, जी, थैंक यू सर, मैं ये करता हूँ। थैंक यू। आप बताइएगा कब करा रहे हैं, हम लाइव दिखाएंगे। ठीक है सर। ठीक है। और डॉक्टर वर्षा मैम कुछ बोलना चाहती हैं? कौशिक मैम? जी प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम, बताइए। सर एक पेशेंट है वो आपने 45 उधर इयर्स वाले की। पेशेंट का क्या हुआ? अभी कुछ नहीं हुआ सर, आपसे बात ही नहीं हो पाई। अच्छा, ठीक है। मैंने अभी उनको इनिशियली चंद्रप्रभावती, आरोग्यवर्धिनी और प्रव्याद रस दिया है और एक स्वादिष्ट विरेचन। जी, ठीक है। आप 9:30 के बाद कॉल करिए या मॉर्निंग में करिए कॉल। सर एक मैसेज कन्वे करना था। हाँ, डॉक्टर अर्शिया बात करना चाह रही थी श्रुति मैम से। हाँ। तो श्रुति मैम की फ्लाइट है मलेशिया की, तो वो चेक इन में खड़ी हुई हैं। अच्छा, अच्छा। 11 बजे से पहले अगर जो डॉक्टर अर्शिया श्रुति मैम को बात कर लेंगी तो जो भी उनकी प्रॉब्लम्स होगी वो शेयर कर लेंगी, और 11 बजे के बाद वो व्हाट्सएप कॉल कर सकती हैं, या डॉक्टर अर्शिया अपना नंबर दे देंगी मुझे, तो मैं श्रुति मैम को फॉरवर्ड कर दूंगा, श्रुति मैम डायरेक्ट उनको बात कर लेंगी। ठीक है। ओके सर। नहीं तो कल अभी अभी 11 बजे की फ्लाइट है उनकी? जी जी, अभी 11 बजे की चेक इन में खड़ी हुई हैं वो। अच्छा, अच्छा। जी हाँ अर्शिया मैम बताइए क्या पूछ रहे थे? हाँ मैम, पहले तो बहुत बहुत थैंक यू आपका। आप बहुत अच्छे इंसान भी, और आप बहुत अच्छा ट्रीटमेंट भी बताती है। आपने उसका पर ही मेरी सिस्टर ने बोला स्पेशली मैम को थैंक यू बोलना कल मेरी तरफ से, क्योंकि उसका ऐसा है कि उसका 1-2 महीना खांसी जल्दी ठीक नहीं होती है। लास्ट टाइम भी उसने को मैंने श्वास का चिंतामणि वगैरह बहुत कुछ दिया था, तो भी उसकी खांसी ठीक नहीं हुई थी। इस बार आपने इतनी सिंपल मेडिसिन बताई, फिर भी उसके 2-4 दिन में ही ठीक हो गई है। थोड़ा कफ है लेकिन बाकी तो ऑलमोस्ट ठीक हो गया। और खासकर जो उसका वो यूरिन निकल रहा था ना खांसी के साथ, उससे वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। एक तो प्रेगनेंसी में इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा था, प्रेगनेंसी नहीं होती तो कुछ भी मेडिसिन दे सकते थे, प्रेगनेंसी में थोड़ा डर लगता है देने के लिए। जी तो उसको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। आपने बताया था ना दाढ़ी मादी घृत दे दो, और इसके साथ गोजीवा काढ़ा और सीतोपलादी चूर्ण दाढ़ी मादी घृत में मिक्स करके दिया था, साथ में गोजीवा आदि काढ़ा दिया था।
और वो कॉफलेट सिरप बीच बीच में वो दिया था, उससे उसको ऑलमोस्ट बहुत फायदा हो गया और खांसी तो ऑलमोस्ट रुक गई। और वो यूरिनेशन का जो निकल रहा था वो तो नेक्स्ट डे 50% कम हो गया था, फिर 2-4 दिन में तो ऑलमोस्ट चला गया पूरा। जी उसके लिए वेरी वेरी मच थैंक यू मैम। अच्छा लास्ट टाइम भी लगा, आपने मुझे बताया था ना। आपने फीडबैक दिया वो भी अच्छा लगा जी। हाँ मैम, आप बहुत अच्छा बताती हैं। तो लास्ट टाइम भी मैंने, शायद आपको याद होगा कि नहीं, पहले बहुत पहले की बात है, मैं जब पहले 6-7 महीने पहले जब ज्वाइन हुआ करती थी तब मम्मी को बहुत खांसी होती थी, तो मैंने बहुत कुछ ट्राई कर लिया था तो नहीं ठीक हो रही थी, तो फिर मैंने आपसे पूछा था तो आपने बोला था उसमें कृमि के लिए ऐड करिए। तो जैसे ही मैंने वो कृमि के लिए ऐड किया ना तो उनकी खांसी ठीक हो गई थी। तभी भी आपने बहुत अच्छा बताया, एकदम रूट कॉज को पकड़ लेती है और उसी हिसाब से बताती है। आप मैम लोग मुझे का 2-4 सबका क्वेश्चन साथ है पूछने और थे। पूछिए। नहीं मैम, एक ये है कि मेरी सिस्टर अभी वही उसी का ही जो प्रेग्नेंट है, उसका 4.5 मंथ्स, अभी 5th मंथ ऑलमोस्ट स्टार्ट होने वाला है। तो वो खाना खाने के बाद उसको ना, मतलब जैसे उसको 4 रोटी खाने की आदत थी नॉर्मली, लेकिन अब प्रेगनेंसी में वो 3 रोटी तो खाए तो ठीक रहता है, लेकिन जैसे 4 रोटियां उससे थोड़ा ज्यादा खा लेती है ना, तो उसको 1 आधे घंटे में ऐसे खाना ऊपर आ जाता है, गले तक आ जाता है ऐसे लगता है। उसके लिए क्या दे सकते हैं? एक्चुअली ना मैम क्या होता है, जैसे जैसे फीटस बढ़ता है ना, वैसे वैसे हाँ इंटेस्टाइन पे प्रेशर पड़ता है, तो हाँ। उनको एक साथ नहीं खाना होगा, थोड़ा थोड़ा करके बार बार खाना होगा। अच्छा एक साथ, हाँ एक साथ नहीं खाएंगे, जैसे कि नॉर्मली हम लोग 2 टाइम खाना खाते हैं, लेकिन हाँ हाँ। प्रेगनेंसी में हम यही एडवाइस करते हैं कि आप खाने को मात्रा चाहे आप कम रखें, लेकिन आप उसके जो लेने का टाइम होता है वो हम बढ़ा दें, थोड़ा थोड़ा खाएं, बार बार खाएं, ठीक है। डाइट उतनी ही रखें जितना वो 4 रोटी खाना है, लेकिन वो 4 रोटी 2-2 रोटी करके थोड़ा खाएंगे तो अच्छा रहेगा। अच्छा अच्छा। और एक मैम, अगर प्रेगनेंसी में ऐसी एसिडिटी होती है, जलन होती है, और तो उसमें क्या हम दे सकते हैं? अभी डिपेंड जैसे करता है कौन सी ट्राइमेस्टर की बात कर रहे हो आप, फर्स्ट। अभी 2nd ट्राइमेस्टर में ही जैसे अभी उसको जलन वगैरह भी हो रही है कभी कभी, तो उसमें हम क्या दे सकते हैं? हाँ, थोड़ा सा अपत्य एक्चुअली हो आप जाता है जानते हो कभी। ना हमें, एक्चुअली हाँ उसका उसमें मेन वही है कि जो आहार पाकावस्था होती है वो नॉर्मल से थोड़ी डिलेड हो जाती है। जब आहार पाकावस्था प्रॉपर नहीं होती है तो जब इंडाइजेशन के जो सिम्टम्स होते हैं वो कफ की अधिकता है ही है, तो वो क्या होता है, अग्नि को मंद करती है। तो पहले जैसे मैंने अभी आपको बताया था, इसमें दाढ़ी मास्टिक बहुत अच्छा काम करता है। आप दाढ़ी मास्टिक चूर्ण भी दे सकते हैं ऐसे कंडीशन में, नहीं तो दाढ़ी मास्टिक घट देंगे तो और अच्छे से काम करेगा। लेकिन अगर हमें लगता है कि यहाँ पे जो है जलन साथ में हो रही है, तो आप उसके साथ में अपिपत्तिकर भी मिला सकते हैं, शंखभस्म मिला सकते हैं हल्का, है ना, थोड़ा सा गिलोय ओके का जो है आप सत्व भी दे सकते हैं। और एक अम्लपित्त ओके। मिश्रण बहुत अच्छा इफेक्ट करता है। यहाँ पे अम्लांतक आता है, अम्लांतक पट्टी से पेशेंट बहुत ज्यादा कुछ ले नहीं पाता, प्रेगनेंसी में अवॉइड करता है, हाँ हाँ। अम्लांतक टैबलेट्स आती है ना, तो इस तरह से अच्छा हम अम्लपित्त मिश्रण है, हाँ। या फिर प्रवाल पंचामृत का बहुत अच्छा रोल है, प्रवाल पुष्टि का भी अच्छा इफेक्ट है। और मेरे सबसे पहला तो मेरा जो चॉइस होता है वो यहाँ दाढ़ी मास्टक होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी जो है वो मैंने बताया ना, जो रूट कॉज है वो इंडाइजेशन है। इंडाइजेशन का मतलब है कि आपको अग्नि को थोड़ा सा स्टिमुलेट करना होगा, अग्नि पचाए के दाढ़ी मास्टक बहुत अच्छा काम करेगा। अच्छा। हाँ, आपने तो एक्चुअली उसके लिए मुझे दाढ़ी मास्टर घृत ही बताया था, बट वहाँ पे मिला नहीं, तो मुझे दाढ़ी मादी घृत मिला था, मैंने बहुत ट्राई किया तो हाँ तो हाँ मैंने कहा वही दीजिए, हाँ मेरे को वही दीजिए जो मिल रहा है, दाढ़ी तो हो गई थोड़ा उसमें, इसलिए मैंने कहा वही हाँ। दीजिए। अच्छा। और मैम, ये प्रेगनेंसी में मतलब हमें कौन सी मेडिसिन अवॉइड करनी चाहिए, कौन सी नहीं दे सकते, ऐसा आप थोड़ा शॉर्ट में बता सकते हैं? डिपेंड करता है मैम, जैसे जनरली क्या होता है कि बहुत ज्यादा हमको जो रस रस औषधियाँ होती है थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, और बहुत ज्यादा कटु और तीक्ष्ण औषधियों को भी अवॉइड किया जाता है ना, क्योंकि अच्छा। एक हमारा गृहिणी परिचर्या में जो हम लोग बात करते हैं कि मातृ परिचर्या की बात करते हैं, वहाँ आप देखिए जो औषधियाँ दी है फर्स्ट टाइम में स्पेशली दी है रस धातु पे कार्य करने में, जो भी रस धातु पे कार्य करेंगे, तो अभी हम लोग पढ़ ही रहे थे सर, बहुत अच्छा पता है यार। अरविंद सर को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सर का। सर ने बहुत अच्छा लेक्चर लिया था, थोड़े ही देर के लिए लिया था, लेकिन 5 भौतिक का लेक्चर बहुत अच्छा लिया था। तो जो मधुर रस प्रधान द्रव्य होते हैं, है ना, क्योंकि वहाँ गर्भ जो है वहाँ पे स्थापित हो रहा है। जब गर्भ स्थापित हो रहा है तो वहाँ पे हमें क्या होता है कि हमें पृथ्वी महाभूत को थोड़ा सा बढ़ाना होगा, है ना, जलीय महाभूत को बढ़ाना होगा, तो रस धातु देते, रस धातु से जो भी वर्धक द्रव्य होते हैं, इसमें दूध की मात्रा बहुत अधिक बताई,
फिर धीरे धीरे हम लोग नवनीत पे आते हैं, फिर हम लोग घृत पे आते हैं, फिर हम मांस बढ़ाते हैं, पुष्परणी देते हैं, थोड़ा थोड़ा हम उसमें और जो औषधियों को मांस रस को ही बताया है कि मांस रस भी दे सकते हैं, या फिर हमारे पास पुष्परणी है और उसके अलावा और मेडिसिन है। जब धीरे धीरे से हम मधुष्टि वगैरह यहाँ पे आ जाते हैं, गोक्षुर का क्षीर पाक बनाते हैं, रसायन की तरह से उसको देते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है कि यहाँ हमें मस्कुलर जो है फीटस का मस्कुलर स्ट्रक्चर को बढ़ाना होता है। और फिर लास्ट मोमेंट पे क्या हुआ, हमें ओज धातु पे काम करना है, स्पेशली जो कहना चाहिए कि उसकी इंटेलिजेंसिया पे काम करना है, उसकी बॉडी की जो एक बार तैयार जो हो गया है उसकी फिनिशिंग अच्छे से दे। तो वहां पे हमें सभी षड्रस का करना होता है, जिसमें कि हमें मधुर, अम्ल, है ना, ये ज्यादा देना है, जो पेशेंट की अकॉर्डिंगली उसको बढ़ाना। तो हम जैसे आपने कहा कि सेकंड टाइम में पेशेंट हमारे पास आ गई है, तो हमें अब जैसे आप सोचोगे कि हम बहुत ज्यादा हरीतकी नहीं दे सकते, बहुत ज्यादा कि हमें हरीतकी अवॉइड करना चाहिए, जबकि हरीतकी को बोला है कि हरीतकी जो है वो माता के समान है। लेकिन एक बहुत स्पेसिफिक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है पीजी स्कॉलर से कि हरीतकी को जो है प्रेगनेंसी में देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। रस औषधियों में भी जो बहुत तीक्ष्ण रस औषधियां, जैसे अभी सर पढ़ा रहे थे, मैं इसलिए उसको लाई कि कुछ रस औषधियां जो बनाई जाती हैं किस तरह से बनाई जाती हैं। जैसे सर ने बताया कि हमने संकल्पन अगर हमने अवरक्त का शोधन किया है तो हम गोदुग्ध से जो अवरक्त का शोधन कर रहे हैं उससे बनाई हुई औषधि हम दे सकते हैं, उस अवरक्त को हम दे सकते हैं। और बदर तक से जो हमने शोधन किया वो अवरक्त रस को हम इसमें यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, युक्ति पूर्वक और जितनी हमारे पास नॉलेज बास्ट होती जाती है। आयुर्वेद तो इतना विशाल है कि हम लोग अभी इंटर किनारे खड़े हैं, कुछ नहीं आता, लेकिन फिर भी जितना भी आता है उसी में हमें उसको देखना है कि हम जो दे रहे हैं वो हमारे पेशेंट पे किस तरह का कार्य कर। अब जैसे आपने कहा सितोप्लादी कुछ तीक्ष्ण द्रव्य है, लेकिन उससे ज्यादा कंडीशन खराब हमारी पेशेंट की थी। जैसे आप कह रहे थे वो खांसते खांसते उसकी टॉयलेट नहीं करी, लेकिन मैंने क्या किया कि दाढ़ी मस्तक के साथ सितोप्लादी मिला दिया। तो उसका जो एक जो सब में कहते हैं ना कि हमने मीडियम दाढ़ी मस्तक लिया, सितोप्लादी ने भी अपना काम किया और कोजिवादी ने उसको पूरी तरह से, एक तरह से कहना चाहिए कि उसको पूरा इफेक्ट दे दिया और उसकी खांसी को बहुत रेस्पॉन्स मिला, जैसे आपने बताया। तो इस तरह से ऐसा बहुत नहीं है, भला तक हम एकदम नहीं दे सकते प्रेगनेंसी में, है ना। तो विष वाली औषधियों को हम मना करते हैं एकदम, औषधियों को भी हम जहाँ तक होगा अवॉइड करेंगे। लेकिन बसंत कल्प का बहुत अच्छा सा यूज हम लोग करते हैं। हम लोग लघु बसंत मालती भी देते हैं, हम लोग मधुमालिनी बसंत भी देते हैं, हम लोग स्वर्ण बसंत मालती भी देते हैं, गर्भधारिणी बत्ती भी देते हैं। अवरक्त बसंत का बहुत अच्छा रोल है मेरे पेशेंट में, बहुत अवरक्त बसंत चलती है, शतपुटी बहुत अच्छा काम करती है, कुछ पेशेंट में शतपुटी भी चलती है जो कुछ हाई रिस्क केसेस होते हैं। तो ये मैडम धीरे धीरे जैसे आप जुड़ते जाओगे और थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस होता जाएगा और कुछ बुकिश नॉलेज को साथ में लेके और मेडिसिन की जो अब हम लोग क्लासेस अटेंड कर रहे हैं 5 भौतिक वाला कैसे बन रहा है उसके साथ की नॉलेज लेंगे तो आपको धीरे धीरे सब क्लियर होता जाएगा। और बहुत वास्ट सब्जेक्ट है ये, छोटे छोटे पॉइंट्स पे जब भी कभी डिस्कस होगा तो इतना मुझे आता है, मैं आपके साथ सबके साथ शेयर करूंगा। अंजना मैम जी सर प्रणाम। फेसबुक लाइव पे पढ़ाऊं कि जूम पे पढ़ाऊं, क्योंकि वो बहुत ही टफ है और मैं फेसबुक लाइव पे बोल बोल के चला जाऊंगा तो आप लोग को ऐसे ही पढ़ाइए सर, जूम पे ही पढ़ाता हूँ, ऐसे ही पढ़ाइए सर, ऐसे ही पढ़ाइए जैसे आज सर जूम पे हाँ सर ऐसे ही सर जूम पे जूम अच्छा ही लगता ठीक है, रहेगा सर, जूम पे अच्छा जूम पे डिस्कस कर करके थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। जी 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 थोड़ा थोड़ा करके हम लोग अपनी क्वेरीज भी रख सकते हैं वहाँ पे। हाँ क्योंकि फेसबुक पे तो यूनिलैटरल होता है कि आप ही बोलेंगे, हम लोग कुछ पूछ नहीं पाते। हाँ, और मैं फास्ट बोल दूंगा, आधे लोगों को समझ आएगा, आधे को नहीं समझ आएगा। हाँ ये भी है सर जी। आज आपने जैसे सिखाया ना सर, तो एकदम नया चैप्टर है ना, तो इसकी वजह से ऐसे लगा कि नहीं आप फिर से सुने तो मैं ना पांचभौतिक चिकित्सा घुसा के रखूंगा सबको और घुसा दूंगा सबको। और एक बार अगर ये समझ में आ जाता है तो इतना इजी हो जाता है कि मजा आता है इसके कॉन्सेप्ट अप्लाई करने में। हाँ तो बहुत फास्ट रिजल्ट देता है अगर आपका वो जी, concept क्विक रिजल्ट, कम से कम औषधियों में, कम से कम डोजेज में। और जिसको नहीं समझ आता है वो नहीं समझ आता है, कितना भी वो किताब पढ़ ले, लेकिन वो बेसिक कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं आता है, टफ है थोड़ा समझने में। हाँ, केवल 20 औषधियों में हम पूरी क्लिनिक रन कर सकते हैं इसमें। हाँ, हमारे एक प्रशांत सुरु सर हैं, वो इतना उनका चलता है, पूरे फॉरेन में भी चलता है उनका पांचभौतिक चिकित्सा, इतनी लंबी लंबी लाइनें लगती हैं उनके पास। है ही सर इतना मजेदार। मैंने तो जब से थोड़ा सा सीखना शुरू किया तो मुझे तो इतना मजा आने लग गया इसमें। आपने कहाँ से सीखा? मैंने एक डॉक्टर सोनाली हैं यूएसए में,
अच्छा, सोनाली दशात्रा। हाँ, तो डॉक्टर सोनाली से मेरी बात हो रही थी, तो उनका पांच भौतिक का वो कई लेक्चर्स वगैरह अटेंड कर चुकी थी यूट्यूब वगैरह पे। हाँ हाँ। तो जो पांच भौतिक चिकित्सा का सांगली में है, तो सांगली में दातार शास्त्री जो गुरुजी थे, तो हाँ। उनके जो दो शिष्य हैं, एक शैलेश माली सर, एक अनिरुद्ध सर। तो हाँ। अनिरुद्ध कुलकर्णी सर और शैलेश माली सर के कुछ लेक्चर्स उन्होंने हमको वीडियो इस पे यूट्यूब पे शेयर किए। हाँ। तो यूट्यूब पे वीडियो जो 2-2 3-3 घंटे के, एक महास्रोतस व्याधि का, एक वात व्याधि का, मतलब कई सारे वीडियोज मैंने देखे और उसके नोट्स वगैरह बनाए। तो मुझे इतना अच्छा कॉन्सेप्ट और इतना मजा आने लग गया उसमें कि मैं धीरे धीरे इसमें और अंदर घुसता चला गया। उसके बाद फिर आपने भी जो एक इनिशिएटिव लिया, मेरी आपसे बात हुई, तो आपने कहा कि नहीं, मुझे भी इसको आगे करना है, आगे बढ़ाना है। तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, अब तो हमारा अप्रोच ही कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, क्या YouTube में मैं भी 2 लेक्चर लेके खत्म कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं एक एक कॉन्सेप्ट को, एक एक लाइन को, उसको सभी लोगों के साथ डिस्कस करके हम आगे बढ़े। अच्छा, दूसरी चीज ये कि हमारे यहीं आयुष दर्पण फाउंडेशन का जो संडे में प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन होता है 3 बजे का संडे में, तो उसमें एक बार आप लीव करके चले गए थे। तो उसके बाद किसी केस के बारे में चर्चा हो रही थी, तो मैंने उसमें कुछ अपना वक्तव्य रखा था। उसके बाद पूजा भावसर मैम, वो पांच भौतिक का डिप्लोमा भी कर चुकी हैं। पूजा भावसर मैम ने कहा कि बोलना शुरू किया, उसको और थोड़ा सा हम लोगों में जिज्ञासा पैदा की कि हम लोग और इसमें हमारे साथ में जो डिप्लोमा कर चुकी हैं पांच भौतिक का, ऐसी मैडम भी हैं, तो उनसे हम लोग और नॉलेज अचीव कर सकते हैं। फिर हमने, पवन बॉस ने, आशा मैम ने, सबने मिलके, मीनल बॉस ने, सभी ने मिलके ये बात की कि चलिए आपसे एक बार बात की जाए कि पांच भौतिक का अगर जो सर इंटरेस्टेड होते हैं तो एक लेक्चर लें। इंटरेस्टेड हूँ, हाँ, मुझे आता जी, है। तो फिर उस दिन फिर मेरी आपसे बात हुई थी। तब तक हम लोग आपस में थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा मिलके, जिसके पास जो ज्ञान होता है। जी, लेकिन बहुत मजेदार लगता है। और मैंने है ना कि मैं 2 लेक्चर लूं, 5 लेक्चर लूं, 10 लेक्चर लूं और मैं पढ़ा के चले जाऊं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन के लिए डिस्कशन होना जरूरी है। जी, उसके बाद क्या हमारे पास स्वर्ण गैरिक रहता है अस्पताल में आया हुआ, तो स्वर्ण गैरिक ही हमारे पास पांच भौतिक औषधियों में बड़ी मजेदार औषधि निकल के आई, और उसको इतना इस्तेमाल किया मैंने कि लीवर की प्रॉब्लम थी और कई साल पुरानी एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट लेने के बाद में लीवर अफेक्टेड हुआ था। तो उसके बाद में किसी मेडिसिन से ठीक नहीं हुआ, तो मैंने क्या किया कि भाई स्वर्ण गैरिक ही तो दे रहा हूँ, मिट्टी ही तो दे रहा हूँ, क्या करना है इसका। एक डब्बा पकड़ा दिया उसको, और वो 1 चम्मच सुबह शाम खाती रही। तो उसके बाद जब 1 महीने के बाद मैं तो दे दिवा के भूल गया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसका सारा लीवर पैरामीटर, सारा पेट वगैरह सब ठीक ठाक हो गया। तो मैंने स्वर्ण गैरिक अपने जितने भी घर पे हर जगह एक एक डब्बा रख रखा है कि किसी को भी एसिडिटी हो, पेट की प्रॉब्लम हो, कुछ आंखें बंद करो और स्वर्ण गैरिक 1 चम्मच लो और खाओ, ठीक है। तो उससे पेट एकदम हल्का भी हो जाता है। मैं खुद अपने लिए कुछ नहीं होता है, अभिपत्ति कर भूल गया मैं, अब तो स्वर्ण गैरिक पे आ गया। जी, ठीक है। डॉक्टर मीनू बत्रा मैम बोल रही है 5 भौतिक मेडिसिन कहाँ मिलेगी? मैं आपको भेज दूंगा, पुणे में मिलती हैं सब दवाइयाँ, सब मिलती है। ठीक है। ये आरती शर्मा मैम और डॉक्टर वीरेंद्र मोहन सर कुछ पूछना चाहते हैं, हैंड रेज किया है। सर अंजना मैम से एक प्रश्न मेरा भी था। हाँ, एक मिनट, अंजना मैम से प्रश्न पूछना चाहते हैं, इनका कंप्लीट होने देते हैं। अंजना मैम है कि चली गई हैं? अंजना मैम है क्या? हूँ सर, मैं हूँ सर, हूँ। अंजना मैम प्रणाम। नहीं जाना है प्लीज सर, प्रणाम। अंजना मैम, ये जो हम लोग खांसी के लिए गोजिह्वादि क्वाथ इस्तेमाल करते हैं, तो इसका इंडिकेशन हम लोग खांसी में कहाँ कहाँ किया जाना चाहिए? मैं तो जनरली उन केसेस में करता हूँ जहाँ पे हमारी बाकी की, जैसे सितोप्लादी वगैरह है, वातज कास और कफज कास, जहाँ पे प्रोडक्टिव है या ड्राई काफ है, वहाँ पे निकाल के उसका अनुपान वगैरह डिसाइड करके सितोप्लादी को देसी घी से दे दिया या शहद से दे दिया, तो वहां से या लक्ष्मी विलास संजीवनी या त्रिभुवन कीर्ति संजीवनी से खांसी नहीं ठीक होती, तो मैं गोजिह्वादि क्वाथ डालता हूँ। लेकिन क्यों डालता हूँ, क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ये थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाह रहा था।
कि क्या गोजीवादी क्वाथ की तरीके से हमारे पास कोई और भी काढ़े हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं खांसी के केसेस में, और कहाँ सर। ये ज्यादा इफेक्टिव रहेगी, ड्राई काफ में या प्रोडक्टिव काफ में? देखिए, सबसे पहले तो क्या होता है कि अनुपान बहुत महत्वपूर्ण होता है ना। हम लोग जी क्या करते हैं, जैसे जैसे अभी अर्शिया मैम वाला केस था, तो जी उसमें जो उन्होंने बताया था, तो वो एक्चुअली प्रेगनेंसी उनको है, और प्रेगनेंसी के साथ जैसे सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि हमें सेफर साइड ढूंढना होता है कि हम जो भी मेडिसिन दें वो पेशेंट को पहले किसी भी तरह से उसको कोई साइड इफेक्ट आगे जाके भी ना हो, है ना। दूसरी जी बात जो हमने उनको बताया कि बहुत अभी बात हो रही थी कि बहुत ज्यादा उष्ण और तीक्ष्ण भी नहीं देंगे, और हम लोग जैसे सभी लोग अभी कफज मतलब काश का पूरा चैप्टर अष्टांग संग्रह का पढ़ ही रहे हैं, जी इसका भी कहीं ना कहीं कुछ युक्ति पूर्वक माइंड में बना रहता है ना। जैसे जो हम लोग दिन में पढ़ते हैं और दिन भर फिर पेशेंट के साथ रहते हैं, तो एक युक्ति बनती है, या वो जो भी हम चिकित्सा व्यवस्था या चिकित्सा पत्र तैयार करते हैं, तो जी कई चीजें माइंड में आती हैं। तो जैसे मैडम ने तुरंत फोन किया, मैडम थोड़ी परेशान भी थी कि मैडम उनको ड्रिबलिंग हो रही है, बहुत ज्यादा खांस रही है, प्रेगनेंसी है, एक मतलब डर होता है कि अबॉर्शन ना हो जाए ना। तो वहां पे सबसे पहले मेरे माइंड में यही आया कि हमें उसका रूट कॉज देखना होता है कि हमने जो संप्राप्ति पढ़ी है वहां पे मंदाग्नि थी, है ना। तो अग्नि को पहले हमें मन जहाँ भी है तो पहले दाढ़ी मस्तक वगैरह जैसे हम लोग अक्सर पढ़ते हैं, दीपन पाचन और फिर मृदु विरेचन, ये मेरा फॉर्मूला रहता है। तो मृदु जी दीपन मैंने दिया और मृदु विरेचन दिया और पाचन दिया दाढ़ी मस्तक घृत। मैंने उनको बोला, ये बोले दाढ़ी मादी मिल रहा है, आप दाढ़ी मादी क्यों दी? उसमें थोड़ा सा सितोप्लादी मैंने इसलिए मिलाया क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सितोप्लादी बेस्ट ड्रग है और इजीली अवेलेबल होती है, और प्रेगनेंसी टाइम में क्योंकि टेस्ट भी बहुत बड़ी चीज होती है तो पेशेंट थोड़ा सा ले ले। अगर हम ड्राई बहुत कुछ काफ का, वैसी चीज देते हैं तो वो कड़वी होती है। हाँ, अंजना मैम, ड्राई काफ कफ, था हाँ उनको? सर उस समय ड्राई ज्यादा था। हाँ, ओके 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 हल्का हल्का थोड़ा सा वो आ रहा था, लेकिन बात ज्यादा था, कफ थोड़ा कम था उसमें। वातज कफज काश जिसे कह लेंगे आप, ये जी वातज जी प्रधान काश थी और कफ का उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा इन्वॉल्वमेंट था। और जी गोजीवादी क्वाथ जो आप बात कर रहे हैं वो उसकी जैसे वो है, या फिर शिविशादी क्वाथ है। हम लोग जब जी बचपन में मतलब बचपन इन से जब हम लोग यूजी में पढ़ते थे, लखनऊ कॉलेज में पढ़ते थे, तो हम आपको एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताते हैं कि हम लोग जब सुबह सुबह जाते थे क्लास करने, तो फर्स्ट ईयर तो कट जाता है एनाटॉमी फिजियोलॉजी में, सेकंड ईयर भी हम लोग का एनाटॉमी फिजियोलॉजी में ही करता था। तब 2 साल फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर हम लोग एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ते थे, थर्ड ईयर में आते थे तो रसशास्त्र में जाते थे। तो जब हम रसशास्त्र की क्लास करने जाते थे उससे पहले एक रसशाला पढ़ती थी, और हमारे यहाँ उस समय की बात बता रहे, जब हम पढ़ाई करते थे वो 89-90 के आसपास का समय रहा होगा। वहां पे अभी भी वो सब आते हैं, इतने बड़े बड़े सर जो मिट्टी के वो नहीं होते हैं जिसमें ऐसे लगता है उसमें पूरे क्वाथ बने रहते थे, कम से कम 15 या 20 क्वाथ बने रहते थे। और जी ये हर एक स्टूडेंट का बड़ा सपना होता था कि पहले क्वाथ पियेंगे तब जाके हम रसशास्त्र पढ़ेंगे, और हम लोग गोजीवादी क्वाथ ही पिए थे, क्योंकि वो जी तब उस समय जो हमारे आनंद वर्धन द्विवेदी सर रहे थे, और जी उन्होंने इसके बारे में बहुत अच्छा बताया था कि बोले बेटा किसी भी तरह की गले में, जैसे आपने कहा बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया, किसी भी तरह का इरिटेशन हो, जैसे कि आपने कहा वात कुपित हो रहा है और कफ का इन्वॉल्वमेंट है, या एलर्जिक जैसे कहते हैं कि हम लोग चल के आए कहीं धूल में चले गए तो हमें एलर्जिक कफ बहुत होता है, या फिर हम स्नोफिलिक कफ भी कह सकते हैं जहाँ ट्रॉपिकल स्नोफिलिया होता है। ऐसे केसेस में मेरा अपना अनुभव है कि मैं आज भी गोजीवादी क्वाथ बहुत अच्छे से नंबर 1 पे ही देती हूँ पेशेंट को, अगर उस और अनुपान के रूप में देती हूँ। मैं कभी पेशेंट को ये नहीं बोलती हूँ कि आपने च्यवनप्राश खाया तो आप पानी पीजिए। इन मेरा केस कुछ ऑफ अपना ड्राई जो कफ, है वो बना हुआ है, मैं उस हाँ ड्राई स्पेशली ड्राई कफ कफ में? में, या जैसे ओके ओके पेशेंट को बहुत इरिटेशन हो हाँ जी घृत के साथ दिया ना सर, वहाँ पे घृत दे दिया, घृत के जी साथ चितोप्लाटी मिला दिया, तब मैंने वहाँ पे उसको किया, तो पूरा वो अच्छा वातज और कफज को उसने पूरी तरह से अच्छा, कवर किया। इसका जी पांचभौतिक अप्रोच जो निकल के आ रहा है ना मैम, कि जो हमारी खांसी होती है वो हाँ भी बताइए एक, जी। जो खांसी होती है वो भी 2 तरीके की हो गई, एक तो ड्राई कफ हो गई जो कि क्षारधर्मी हो गई, और प्रोडक्टिव कफ हो गई वो अम्लधर्मी हो गई। तो जो क्षारधर्मी खांसी हो गई तो उसका जो क्षारधर्मिता है वो न्यूट्रलाइज करने के लिए हमको अम्ल ये क्या कहते हैं आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, जल और पृथ्वी महाभूत को बढ़ाना पड़ेगा। तो जल और पृथ्वी महाभूत के लिए जो अनुपान हमारा आएगा ये दाड़िमादि घृत, मतलब लवण रस प्रधान चीजें देनी होंगी, तो दाड़िमादि घृत जो होगा उसका अनुपान पांचभौतिक अप्रोच के हिसाब से भी बहुत अच्छा निकल के आ रहा है।
और जैसे किसी की प्रोडक्टिव कफ है तो उसमें ऑलरेडी जल महाभूत बढ़ा हुआ है, पृथ्वी महाभूत बढ़ा हुआ है, तो ये ऑलरेडी अपने आप में अम्लधर्मी कांति हो गई। तो इसमें हम क्षार धर्मिता बढ़ाएंगे तो इसमें कोई भी अनुपान ऐसा सेलेक्ट करें जिसमें लवण रस युक्त हो, है ना, लवण रस युक्त, तो वो ज्यादा सैंधव लवण वगैरह, जी जी, तो वो फायदा करेगा। तो ये सोनी मैडम मेरे साथ में है, सोनी मैडम को रसशाला याद होगी हमारे कॉलेज वाली, मैं सोच रही वो भी थोड़ा अपने कुछ बोले, कुछ विचार व्यक्त करें। तो सोनी शाह मैडम को प्रणाम। मेरे को अंजना अभी कुछ याद नहीं है, मैं खाली सुनूंगी। कॉलेज का समय भी नहीं याद आ रहा, चलो ठीक है। ऐसे ही अंजना मैम, जो अम्लपित्त की भी दो तरीके की संप्राप्ति बनती है कि अम्लपित्त एक क्षारधर्मी अम्लपित्त होता है, एक अम्लधर्मी अम्लपित्त होता है। तो अम्लपित्त क्षारधर्मी वो होता है जहाँ पे गैस्ट्रिक और ड्यूडेनल अल्सर हो जाते हैं, जो कि पित्त के उष्ण और तीक्ष्ण गुण बढ़े होने की वजह से होते हैं। इस क्षारधर्मी अम्लपित्त में हम क्षारधर्मिता कम करने के लिए अम्ल द्रव्यों का विधान करते हैं। जैसे हमने स्वर्ण गैरिक दे दिया, केवल स्वर्ण गैरिक दिया, और जो अम्लधर्मी अम्ल स्वर्ण गैरिक प्लस शुंठी दिया, शुंठी जलीय अंश का अवशोषण कर लेगा। और यहाँ पे अगर जो हम क्षारधर्मी वाले में शुंठी देंगे तो यहाँ पे जल ऑलरेडी है नहीं और अवशोषण करेगा और अल्सर बढ़ाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट भी एक बड़ा अच्छा निकल के आता है उधर से। जी सर, जो एच पाइलोरी में आप कैसे ये बनाते हैं? एच पाइलोरी को हम क्षारधर्मी सोचेंगे, क्योंकि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन जो होता है वो आपका अल्सर क्रिएट करता है, डियोडिनल और अल्सर और गैस्ट्रिक अल्सर। तो जहाँ पे अल्सरेशन क्रिएट हो रहा है वो क्षारधर्मी अम्लपित्त है, तो वहां पे हमको केवल स्वर्ण गैरिक देना है। वहां पे अगर हम शुंठी देंगे तो शुंठी जलीय अंश का अवशोषण कर लेगा, अल्सर और बढ़ा देगा। तो इसलिए केवल हम स्वर्ण गैरिक देके उसको सबसाइड कर देंगे हेलिकोबैक्टर पाइलोरी को। और हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एक एनारोबिक बैक्टीरिया है। एनारोबिक बैक्टीरिया वहां पे रहता है जहाँ पे ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होती। तो अगर हम वहां पे ऑक्सीजन को पहुंचा सकें किसी भी योगासन प्राणायाम के द्वारा, तो वो ऑक्सीजन पहुंचने मात्र से हम हेलिकोबैक्टर पाइलोरी को डिस्ट्रॉय कर देंगे, नंबर 1। नंबर 2, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी कैसे बचा रह जाता है स्टमक वाल में। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो होता है उसके पास एक यूरिएज एंजाइम होता है, जो कि यूरिया को, अमोनिया को यूरिया में लगातार बदल के अपने चारों तरफ एक कवरिंग बना लेता है यूरिया की। और यूरिया की कवरिंग को HCl, स्ट्रॉन्ग HCl के द्वारा भेद पाना मुश्किल हो जाता है और वो अंदर वाल को अंदर ही अंदर खोखला करता रहता है। अब हमको ऐसी कंडीशन में उसकी यूरिया की कवरिंग तोड़ने के लिए सोचना पड़ेगा कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की यूरिया की कवरिंग कैसे तोड़े। तो कुछ यूरियोलाइटिक ड्रग्स जो होती हैं उनका इंडिकेशन हमको सोचना पड़ेगा कि यूरिया को ब्रेक करने वाली हमारी ऐसी कौन कौन सी ड्रग्स हो सकती हैं जो कि हम स्टमक में पहुंचाएं और हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की यूरिया की कवरिंग तोड़े और वहां पे मैं ऑक्सीजन पहुंचाऊं काकी तुंडी प्राणायाम के माध्यम से और हेलिकोबैक्टर पाइलोरी को खत्म करूं। तो ये इंडिकेशन यहाँ पे सोचना पड़ेगा हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के केस में। सर, अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं समझ में आता है, जैसे कभी कभी हमारे पास इमरजेंसी पेशेंट आते हैं और मैंने ऐसे कुछ बहुत अपने लोगों को भी ट्रीट किया है, तो आप ऐसे केसेस में स्वर्ण भस्म, और मैंने उसमें कुछ ऐसी मेडिसिन मिला दी थी, जैसे उसमें अदरक, शहस्पुटी अदरक, थोड़ा सा गिलोय सत्व ना, और उसके अलावा थोड़ा सा अगर आप चाहते हैं तो ये पंचामृत, प्रवाल पंचामृत, उसका एक लेह जैसा बना दिया जाता है। और अगर वो वहां पे दिया जाता है तो जैसे आपने कहा ना, वो कवरिंग तोड़ सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है और पेशेंट को रेस्पॉन्स मिलता है। तो मैं ये पर्सनल अपना मतलब जैसे आपने बताया वो मैं सोच रही थी। और स्वर्ण को तो आप जानते हैं, स्वर्ण तो एक तरह से उस तरह से कार्य करता है कि अगर हमें वहाँ सेल्स को भी सही रखना है, क्योंकि अगर वो सेल्स लगातार डैमेज होती जाएंगी तो फिर कहीं ना कहीं कैंसरस प्रॉब्लम भी आगे बढ़ सकती है। तो ये जो कवरिंग स्वर्ण भस्म दे रहा है, और स्वर्ण भस्म जैसे आपने कहा कि ऑक्सीजनेशन की जरूरत पड़ती है, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वहाँ उसकी मेटाबॉलिज्म को भी, वो BMR को भी इंक्रीज करता है सेलुलर लेवल पर,
और ऐसे जी। पेशेंट को बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है विद इन 2 days। अच्छा ये अंजना मेरा मैम, पर्सनल एक्सपीरियंस। अंजना मैम, एक हम लोगों के लिए जी। रिसर्च टॉपिक ये जनरेट हो रहा है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के केस में, कि हमने कुछ हर्बल ड्रग्स का इंडिकेशन सोचना है कि जो यूरिया की कवरिंग को ब्रेक कर सकें, यूरियोलाइटिक ड्रग्स इन हर्ब्स, जी है ना। तो इसके बारे में मैंने कई बार गूगल पे सर्च भी मारा, लेकिन मुझे नहीं मिल पाया है अब तक। तो सर ये भूनिम्ब उसमें बहुत अच्छा काम करता है। भूनिम्ब का अच्छा रोल हो सकता है, तो यूरिया की कवरिंग को तोड़ेगा, वो यूरियोलाइटिक होगा। सर आप देख के देखिए भूनिम्ब आदि क्वास या कालमे घास है, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। इसमें एक ओके। जो स्पेशली ऐसी जैसे आप कह रहे हो ना मैम, बहुत अच्छा बताया आपने, क्योंकि न्यूरोसिल जो आता है सॉल्यूट का आता है, क्योंकि देखिए पेशेंट को जब इमरजेंसी होती है ना तो उस समय भूनिम्ब नहीं ढूंढ पाते, क्योंकि हम उत्तर भारत में हैं और प्रॉपर भूनिम्ब हमें मिले उस समय हमारे पास थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हम पूना वगैरह जगह हो जैसे सड़क के पास हो तो हमें असली भूनिम्ब तुरंत मिल जाएगा और हम उसको दाढ़ी मस्तक के साथ या शताब्दी के साथ तुरंत दे देंगे। लेकिन यहाँ जो प्रॉब्लम आती है तो कहीं ना कहीं हम कभी मेडिसिन कुछ उस तरह की यूज करनी पड़ती है। तो न्यूरोसिल की टैबलेट्स भी आती है, न्यूरोसिल का सिरप भी आता है और उसमें भूनिम्ब की मात्रा बहुत अच्छे से है और इसका रिजल्ट सच में बहुत ड्रास्टिक इफेक्ट आता है। समटाइम्स हम लोग शताब्दी, मधुयष्टि, है ना, और इसको इन और गिलोय को मिला के और भूनिम्ब के साथ तो मैम रेस्पॉन्स इसमें अभ्रक हजार कुटी जैसे आपने सहस्त्र कुटी बताया ना, तो उसको मिला के हाँ पूरा क्योर ही बहुत हो जाता है। इफेक्टिव है, बहुत ही इफेक्टिव, एकदम बहुत सडन में इफेक्टिव है। इफेक्ट देता है। थैंक यू अंजना मैम। प्रणाम मैम। जी मेरा सर, जी आपसे सर, थैंक क्वेश्चन यू था, जो आप मुझे जैसे प्रेगनेंसी जी में मेडिसिन बता रहे थे, तो उसमें क्या हम गर्भ जी। चिंतामणि रक्त सभी में यूज कर सकते हैं या हमें सोचना पड़ेगा? थोड़ा मेरा इसमें बहुत मिसकंसेप्शन था, अगर एक्चुअली काइंडली मैम आप सारी क्लियर करें। हाँ सारी दवाएं मैडम सारे केसेस में तो हम लोग नहीं यूज करते हैं। एक पेशेंट की जो कैटेगरी बनाई जाती है, एक होता है हाई रिस्क प्रेगनेंसी, है ना, एक होता है लो रिस्क प्रेगनेंसी। तो जो प्रेगनेंसी हाई रिस्क में जाती है, जैसे जिसमें बहुत ज्यादा अबॉर्शंस होने की हिस्ट्री मिल जाती है, समटाइम्स उसके जो कॉजेज हैं वो हमें, जैसे टॉर्च मिल की बात हो रही थी कल, टॉर्च पॉजिटिव केसेस मिलते हैं। समटाइम्स हमें लगता है कि नहीं इसका लीवर जो है वो बाद में डिस्टर्ब हो सकता है, या कहीं कहीं ऐसे केसेस मिलते हैं कि हमारे पेशेंट में अबॉर्शन की हिस्ट्री है या और भी कुछ चीजें हैं। तो हाई रिस्क में हम ऐसे केसेस में जो है फिर कुछ एक्स्ट्रा मेडिकेशन हमें स्टार्टिंग से कर देना चाहिए, करना चाहिए। तो गर्भ मैम चिंतामणि रस का भी बहुत रिसर्चेस हुई। जैसे आजकल मैक्सिमम प्रेगनेंसी 30 के प्लस ही हो रही है मोस्टली, जो इधर मतलब हाँ जितनी भी हाँ मेट्रो हाँ हाँ, सिटीज सही हैं, बात है। और मोस्टली एल्डरली सेकंड एल्डरली प्रेगनेंसी तो ग्रेविड, 30, हाँ सेकंड प्रेगनेंसी तो मोस्टली 35 के बाद भी बहुत सारी हो रही है। तो उस केस में मैं पूछना चाह रही थी कि गर्भ चिंतामणि रस क्या इंडिकेटेड है? अगर कोई रिस्क नहीं भी है, जस्ट बिकॉज की एज फैक्टर है, उसकी वजह से क्या हम दे सकते हैं? हाँ, पहले आपको ये देखना होगा कि वो प्रेगनेंसी किस तरह की है। मतलब पेशेंट को अगर स्टार्टिंग में ही आपको लगता है कि अभी सब कुछ नॉर्मल है, ग्रोथ नॉर्मल है, तो अभी पहले हमें कास्ट ऑस्टियो ही देखना है। शताब्दी है, शताब्दी ग्रंथ है, अमंती है, हमारा मधुरस प्रधान द्रव्य जो है, नारियल पानी वगैरह है, उसी को देते हैं। अगर लगता है कि ऐसे केसेस में कहीं रिस्क बढ़ रही है या पेशेंट जो है वो उस तरह से हमें ना एक्सपीरियंस बता देता है, तो फिर हम ऐड कर सकते हैं। मेरा तो अपना पर्सनल जो है ऐसे केसेस में, अभी जो मैं बताऊँ, मेरा स्वर्ण वसंत मालती पे बहुत अच्छा वो है। मैं गर्भ चिंतामणि को थोड़ा कम ही यूज करती हूँ, लेकिन स्वर्ण वसंत मालती में मैंने बहुत क्रॉनिक और बहुत ही हाई रिस्क केसेस में दिया है। और मैं बहुत ही उससे आयुर्वेदिक मेडिसिन से ही इस समय अपने कॉलेज में जितनी भी मेरी एनसी चल रही है, 99% मैं आयुर्वेदिक मेडिसिन से उनको आगे ले जा रही थी। और मुझे लगता है कि उसके बाद भी जो पेशेंट डिलीवरी के बाद भी जो बेबी है उसको भी बहुत मेडिकेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती इतना ज्यादा। उसमें अगर स्टडी की मैंने कुछ पहले पेशेंट में जिसमें नहीं दिया था और बाद में जिसमें मैं देती हूँ, और पेशेंट प्रॉपर मेरे चेकअप में रहता है और इस तरह की मेडिसिन लेता है, तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर मिलता है बेबी के अलर्टनेस में। वो बेबी जो बन आता था बाहर, वो सोता रहता था, और ये बेबी जो मालती वगैरह के जो हाई रिस्क केसेस अब आते हैं, इतने एक्टिव रहते हैं और किसी तरह के कोई भी फीवर, कोल्ड, कफ, इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आती। पेशेंट के 6 मंथ, 1 साल तक पेशेंट हम लोग के पास आते हैं
और उसमें रहते हैं और बहुत ही अच्छा उनका जो है ये जा रहा है छुट्टी का काल और उसके बाद बच्चे का भी, कि मुझे लगता है कि ऐसे केसेस में से आपने कहा गर्भ चिंतामणि, तो मुझे लग रहा है देना चाहिए अगर जरा सा भी हमें जी लगे मैम, कि है मैं हाई रिस्क इसी है जैसे तो आपने बताया इसमें ही मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मेरे पास एक रुड़की से थी पेशेंट, तो उनको जी पहले तो कंसीव ही नहीं हो रहा था। उसके बाद जब जी उनका कंसीव हुआ तो थायराइड उनका बहुत बढ़ गया और डॉक्टर ने बोला कि जी इसको टर्मिनेट करा दो, बिकॉज इसका हो सकता है इसके ब्रेन पे इफेक्ट पड़े। तो उस समय मेरे को ज्यादा नहीं इतना आइडिया था, बट मेरे को गर्भ चिंतामणि रस मैंने बहुत अच्छे से पढ़ रखा था, तो उनको गर्भ चिंतामणि रस ही मैंने दिया लगातार। उनको फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर में कंटिन्यू किया और उनका बेबी भी हुआ और बिल्कुल स्वस्थ हुआ, मेंटली भी और फिजिकली भी। तो बहुत अच्छी मेडिसिन ये रहती हैं, कितना अच्छा मतलब जब लगा होगा, बहुत जी ज्यादा मैम जी जी यूज करने पे ही हाँ मतलब अनुभव वही मैंने पड़ता कहा है। कि सब में, हाँ सब में आप नहीं दे सकते, लेकिन जहाँ हमें लगता है वहाँ युक्तिपूर्वक चिकित्सा में आप इसको ऐड कर सकते एक हैबिचुअल एवर्सन में मैं भी दिया था, वो भी अच्छा रिजल्ट, गर्भ चिंतामणि और फल ग्रुप और लेप्टाडिन टैबलेट। अंजना मैम सर आपका सुना नहीं, एक बार थोड़ा क्लियर बोलेंगे? जी, एक हैबिचुअल एवर्सन का केस था और उसमें मैं गर्भ चिंतामणि और फल ग्रोथ और लेप्टाडिन एक टेबलेट आता है एलआरसी, जीवंती का प्रिपरेशन, तो ये दिया था थ्रू आउट द प्रेगनेंसी और आराम से 3-4 बार हो गया टैब्स। बहुत अच्छी बात है। अंजना मैम मेरी आवाज आ रही है? जी सर। हाँ मैं कह रहा था कि अभी जो हम लोगों की बात चल रही थी कि यूरियोलाइटिक एक्शन के लिए मेरे पास निकल के आ गया हाँ कि इंटेस्टाइन यूरियोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होता है, जुगाली करने वाले इसमें रूमिनेंट जो जुगाली करने अच्छा वाले अच्छा उनके इंटेस्टाइन में प्रेजेंट हाँ होता है, तो उनके गोबर में भी आएगा, अच्छा तो गोबर में भी आएगा। हाँ तो अगर इन केस ऑफ हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन कोई भी हम इंडिकेशन गोबर के साथ अगर करके दें यूरियोलाइटिक एक्शन होगा, उसका जो कोट बना हुआ है उसने हेलिकोबैक्टर। सर तो गोमूत्र भी तो असर करेगा, तो पुनर्नवा मंडूर तो सबसे बेस्ट रहेगा ना, क्योंकि वो बनता ही प्रेपरेशन ही गोमूत्र में है। गोमूत्र भी रूमिनेंट से डायरेक्ट गोबर के कैसे जाएगा? तो एक्चुअली ये सर आपको याद होगा, तो जैसे प्रमेय चिकित्सा आपने पढ़ा होगा, सभी लोगों ने उससे पढ़ा है, तो उसमें बहुत अच्छे से चिकित्सा में ये आया है कि पेशेंट को जो भी आपको धान्य वगैरह बताए थे या वो आप खिला दीजिए, या मतलब उसको अच्छे से खिलाइए गाय को, है ना, और गाय को जब यब खिला दीजिए और यब के साथ जब वो गोबर में यब निकल के आएगा, उस यब को अच्छे से साफ कर लीजिए, अलग कर लीजिए, और फिर उस यब को जो है अगर आप संस्कारित करके पेशेंट को देंगे, तो एक तो वो क्योंकि वो गाय की जाठराग्नि की जो कहना चाहिए संस्कारित होकर बाहर आए हैं, और वो अगर हम प्रमेह रोगी को देते हैं तो उसका इफेक्ट बहुत अच्छा आता है। तो कहीं ना कहीं जो आज आपने ये बात कही, ये बात वहां जुड़ती है पक्का 100%। और उस तरह से वो रिसर्च देखिए हमारे शास्त्रों में कितना डिटेल बताया है, और हम लोग बचपन में या पढ़ाई करते थे तो हंसते थे, बताइए अब इनके गोबर का निकाल के और हम पेशेंट को देंगे, लेकिन इसका जो फ्रूटफुल रिजल्ट जो आज आप डिस्कस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो लिंक जुड़ी होती है। और ये प्रमेय चिकित्सा में एकदम क्लियर कट लिखा है कि पहले आप गाय को या ऐसे ऐसे जानवर को वो जौ खिलाइए, और फिर ज्यादा मात्रा में जौ खिलाने के बाद जो गोबर में जो आती है उसको आप साफ करिए, और उस जौ को फिर संस्कारित करके प्रमेय रोगी को दीजिए, उसका इफेक्ट बहुत अच्छे से आता है। तो आज आपके जो ये आपने एक जो बताई रिसर्च बताई, इस रिसर्च को कहीं ना कहीं अगर हम कम्युनिकेट करेंगे उस लिंकअप होगा, और बहुत अच्छे से वो डिस्कशन का एक पॉइंट मिला हम लोग को। डॉक्टर वीरेंद्र मोहन सर। हेलो, हाँ जी नमस्कार सर। हाँ, आपका कल पूछना रह गया था ना, तो हाँ जी हाँ जी। ट्रीटमेंट पार्ट कौन बताएगा? कल आप लोगों ने केस टेकिंग किया था। अंजना मैम, आप ट्रीटमेंट बताएंगी? आपको अगर कुछ समझ आया था तो। सर काफी कुछ तो कल सर मैंने बताया भी था इनको, चाहे तो ये नोट कर ले, वैसे मैंने कल के
नोट वो मैंने कल कर संभाषण में लिया, अधिकतर बता दिया था, वो सारा मैंने कल कर लिया। था ना। जी जी जी। बाकी सर अरविंद सर थोड़ा सा आप और उसको हाँ ऐड ऑन मैं कर दीजिए, बताऊंगा, वो लेकिन बता दीजिए। आप वीरेंद्र मोहन सर आप क्या क्या सोचे हैं देने के लिए, ये पहले आप बताइए। कल मैडम ने बताया था मृदु विरेचन, प्राणायाम वगैरह करें, हाँ प्रोटीन कम लें, हाँ दाढ़ी मास्टक, वरुणादि वात, कालमेघ, भूमि आमल की, नागरमोथा, शीर, चंद्रप्रभा, आरोग्यवर्धिनी, अभ्रगवस, पुनर्नवासल, गोक्षुक, शीर पाक, जौ के सत्तू, ये सब बताया था। हाँ तो मैं अभी इसमें डिस्टर्ब नहीं करूंगा, मैं बता सकता हूँ, लेकिन ये पहले दे दीजिए। मैम का ट्रीटमेंट अच्छा है, पहले इसको शुरू कर देते हैं फिर देखते हैं। हाँ जी। हाँ मैं नहीं तो कुछ बता दूंगा फिर कंफ्यूज हो जाएंगे सब लोग, तो इसीलिए अभी ये ट्रीटमेंट करके फिर रिजल्ट बताएगा। अच्छा सर वो एल्बुमिन काढ़ा इसमें ऐड करना। एल्बुमिन काढ़ा, हाँ नहीं अभी हम कुछ और ऐड नहीं करते, इतना तो पहले देने दीजिए, मैं बता जी सकता हूँ, सर। लेकिन अभी इतना करने दीजिए फिर देखते हैं। ठीक है। थैंक यू डॉक्टर विजय सर जी। अभी आप 15 दिन चला लीजिए, 15 दिन के बाद हम लोग फिर डिस्कस कर लेंगे। अभी इसके बाद और स्टेप बाय स्टेप ट्रीटमेंट हम लोग आगे बढ़ाएंगे। अभी अभी डिस्टर्ब नहीं 15 करेंगे, डेज या अंजना मैम का ही सब चलने देते हैं, फिर बाद में देखते हैं। 15-20 डेज चला दीजिए, फिर बताएंगे सर। जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है डॉक्टर विजय जी, आप कुछ बोलना थैंक चाहते यू। हैं? हाँ सर, वो बोलना चाहता था लेकिन डाउट क्लियर हो गया सर, मैं पूरा सुना उसके बाद। आप कौन बोल रहे हैं? डॉक्टर विजय सर, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ सर। अच्छा, आप कहाँ से पढ़े, नए ज्वाइन हुए हैं? हाँ मैं नया ज्वाइन हुआ हूँ सर, इसी महीने बीच में वो हुआ हूँ छत्तीसगढ़। मेरे को प्रैक्टिस करते सर 1 साल मुश्किल से हो रहा है सर। अच्छा, हाँ। तो आपका क्या डाउट था? वो सर वो दीपन पाचन में मेरा डाउट था, जो मैम बता रही थी ना। हाँ, हाँ, क्या उसी में। डाउट क्या था आपका? हेलो, बोलिए बोलिए, डाउट क्या था आपका? वही सर दीपन पाचन औषधियाँ, वो जिसमें कहीं ज्यादा पित्त प्रकोप वो तो ना हो जाए करके। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, आपने बहुत अच्छा बताया, ठीक है। और किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। डॉक्टर मीनल गुप्ता मैम, कैसी हैं आप? प्रणाम सर। आपके पेशेंट कैसे हैं सब लोग? हाँ सर, सही चल रहे हैं। अभी 2 पेशेंट जो आप डिस्कस किए थे, मैंने उनके ट्रीटमेंट में थोड़ा सा जो आपने बताया था वो भी इंक्रीज किया है। इस वीक के एंड में क्या रिजल्ट आता है मैं बताऊंगी सर आपको। दोनों पेशेंट्स जो मैंने एक सर्वाइकल का डिस्कस किया था और एक ईडी का पेशेंट, जी तो उन दोनों के ट्रीटमेंट चल रहे हैं। उसके अलावा सर और सर्वाइकल के और पेशेंटों में फायदा था, बस इस पेशेंट में जो गर्दन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई थी उसमें मुझे थोड़ा सा आपकी हेल्प चाहिए थी, वो मैंने पूछा था आपसे। हाँ, तो आप नस से दे रही है ना? हाँ सर, आज मैं नस्से में अपने हाथ से ही दिया उसको, और इस क्या बार कितना नस्से। दिया आपने, कितना? हाँ सर, इस बार दोनों नोस्ट्रल मिला के 20 ml हो गया सर, इतना ही दे पाई हूँ अभी, क्योंकि पेशेंट उसके बाद मतलब ब्रीदिंग में उसको कुछ मतलब वो लगता है कि उसकी नाक बंद हो रहा है, मुंह से ब्रीथ कर रहा है पर उसको मुंह में आने लगता है वो नस्यम कभी कभी। गर्दन काफी टेढ़ी करने के बावजूद भी वो नस्यम जब मुंह में आता है तो फिर उसको स्पिट करने के लिए जाना पड़ता है, तो वो कंटिन्यूएशन टूट जाता है। उसके बाद मैं दोबारा उसको लिटा के 10 ml दोबारा डाला, तो इस तरह से 20 ml ईच हो गया, इतना हो गया सर अभी। तो कुछ हुआ क्या उससे, स्टिफनेस कम हुआ? अभी सर उसके बाद आज उसका रिजल्ट देखूंगी, कल उसने मतलब कल क्या बताती हैं वो, कल वो जब आएंगी तो उनको कितना इम्प्रूवमेंट है वो बताऊंगी, और उसके बाद में आगे नेक्स्ट मैं उसको और इंक्रीज करके देना चाहूंगी। ठीक है, थैंक यू आपका। एक डॉक्टर वर्षा मैम कुछ पूछना चाहती थी लेकिन बीच में बात रुक गई। वर्षा हाँ सर। कौशिक मैम, आप आई तो थी लेकिन आपकी बात नहीं हो पाई। वर्षा कौशिक मैम। जी सर, प्रणाम। हाँ प्रणाम, बात नहीं हो पाया, बोलिए। सर 45 इयर्स की एक फीमेल है, वो जब भी कोई खट्टी चीज खाती है, चाहे वो नींबू हो या फिर दही या कढ़ी, तो उसको पूरे शरीर में स्वेलिंग हो जाती है, उसका कहना है, हाथ पैर में भी और पेट में भी। अच्छा, अम्ल रस से तो एलर्जी है उनको? हाँ, उनका ऐसा कहना है, लेकिन अभी सिर्फ 2 साल पहले से ही ऐसा शुरू हुआ है, उससे पहले ऐसा कुछ नहीं था। तो आपने देखा उनका ग्रहणी दृष्टि है, पित्त की ग्रहणी लग रही है, मतलब हाइपर नहीं एसिडिटी? सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब एसिडिटी भी नहीं रहती है और कॉन्स्टिपेशन भी नहीं है, और ना ही लूज मोशन होते हैं, बार बार उसको मोशन नहीं होते, वो एक ही बार जाती है, उसका कहना था।
लेकिन सामता थी जीवा में, और भूख भी अच्छे से लगती है। इसमें आपको ना ग्रहणी की चिकित्सा करना पड़ेगा। पहले तो आप शोधन दे दीजिए, वमन या विरेचन, जी। और उसके बाद में पित्तज ग्रहणी की चिकित्सा दीजिए, तो भूनिम्बादी चूर्ण, कटुकादि की और चूर्ण। एक और है उसको, एक सिम्टम की पूरे हाथ पैरों में झुंझुनाहट रहती है, जैसे कि वो सोएगी 1 घंटे तक भी या जितने भी देर तक, तो हाथ अगर नहीं भी कंप्रेस हुआ, कहीं भी नहीं दबा है, फिर भी पूरे हाथ में झुंझुनी हो जाती है कई बार, और हाथ को पूरा दूसरे हाथ से फिर मालिश करेगी तब ठीक होता है। उसके लिए नस से दीजिए, तो फिर ये झुंझुनाहट ठीक हो जाएगा। और दूसरा आप शोधन कराइए उनका, मृदु विरेचन और ऐसे वमन, जी। सद्य वमन, ऐसे शोधन करा के फिर चिकित्सा करिए। पित्तज ग्रहण की दाढ़ी मादी घृत दीजिए, सब पित्त शामक चिकित्सा करिए तो ठीक हो जाएंगी। जी सर। और ये सर ने बताया ना गैरिक चूर्ण, गैरिक भस्म, ये दीजिए, बहुत अच्छा फायदा होगा। जी सर। ठीक तो है, गैरिक भस्म अगर नहीं है तो फिर क्या दे सकते? यही शोधन दीजिए, शोधन पहले कराइए, उनका मृदु विरेचन करा दीजिए, फिर ये सबसे ठीक हो जाएगा। आपने आज सामता है? जी सर, मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं है लेकिन है ना? मतलब हाँ, और रुक्ष, जैसे उसकी जीवा रुक्ष थी, कटी फटी टाइप की, और और थोड़ा सा आम। अम्ल रस से हो रहा है उनको, तो अम्ल जी। रस का अपोजिट क्या है, तो क्षार वाले चीज दीजिए, तो प्रवाल पंचामृत, कामदुधा, जी सर। शंख भस्म, जी। कपर्दिका भस्म, ये दे दीजिए, कंटिन्यू 1 साल तक दीजिए, फिर देखिए ठीक हो जाएगी। जी सर। उनका बॉडी में एसिड लेवल बढ़ गया ज्यादा, जी अम्लता सर। बढ़ गई है, तो इसीलिए उनको क्षार चीज देना है, तो बैलेंस। और सर कुछ और भी देना पड़ेगा क्या, मतलब जैसे अपना ये पुनर्नवासा वगैरह, मतलब सूजन कम करने के लिए? वो भी दे सकते हैं ना, पुनर्नवासा, पुनर्नवा मंडोर, पुनर्नवा गुगुल, चंद्रप्रभा, गोक्षरादि, ये सब तो दे सकते हैं। जी सर। लेकिन आपने और कहा सर अम्ल रस से हो रहा है, इसीलिए मैंने हाँ हाँ, नहीं जी सर, वो उसका कारण वही है। जब भी बस उसकी कंप्लेन यही थी कि जब भी वो कोई चीज खट्टी चीज खाती है तो उसका ऐसा हो जाता है। मैंने कहा नींबू से भी, तो बोल रही थी हाँ अगर एक नींबू खा लूं तो मैं ऐसा दिन में सोचिए तो पूरा बॉडी में एसिड लेवल बढ़ गया है, पूरा पीएच जो है ना इम्बैलेंस हो गया है। जी सर। तो विरेचन, रक्त मोक्षण, रक्त की चिकित्सा जो विधि शोणित अध्याय में बताया, वो सब करना पड़ेगा। जी सर। हाँ। और सर एक और पेशेंट है, 30 ईयर्स, वो 38 ईयर्स की है, पर एज से वो ज्यादा दिख रही है, उनको चेहरे से देखने से मतलब ऐसा लगता है कि वो 45 की है। और उनको पैर में दर्द होता है, पैर के तलवों में झुंझुनाहट भी रहती है और दर्द भी होता है। तो इसको कैसे लेंगे सर, रक्त पित्त की तरह, मतलब वात रक्त की तरह चिकित्सा करेंगे इसकी? वात रक्त की तरह तो तिक्तक शिरबस्ती और कैशोर गुगुल अच्छा काम करेगा। गुडुची वाले द्रव्य दीजिए, जितना भी गुडुची सत्व दीजिए, फिर शंशमनी वटी दीजिए, जी सर। और यकृत पे काम करिए, आरोग्य वर्धनी दीजिए, और ज्यादातर सभी को विरेचन दे दीजिए, थोड़ा मृदु विरेचन। जी सर। हाँ। और सुनिए, आपके पास गोदुग्ध भावित प्रवाल पंचामृत है क्या? हाँ जी है ना सर। हाँ, तो वो पहले वाले पेशेंट को गोदुग्ध भावित वाला दीजिए, फिर देखिए क्या अच्छा रिजल्ट आएगा। सर कितनी टैबलेट दूंगी एक बार? मेरे पास ऐसे पेशेंट आते हैं अम्ल रस, मैं 5-5 गोली देता हूँ मैं अपने उसमें, बहुत अच्छा जी सर। स्वेलिंग भी कम होता है, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, और उसका वो जी। नेचुरल कैल्शियम कार्बोनेट है, तो वो फायदा ही करेगा। जी सर। और ये मैम बता रही है, आरती शर्मा मैम, ताप्या दिलाओ, भूनिम्बादी चूर्ण, ये अच्छा काम करेगा क्योंकि रक्त का प्रसादन करता है, और पित्तज ग्रहणी में भी काम करता है, बहुत अच्छा। जी, ताप्यादी लौ तो है मेरे पास, उसको भी दे दूंगी सर। हाँ। और वो उधर वाला पेशेंट का मुझे बताइएगा। जी सर। ठीक है, थैंक यू। और डॉक्टर अंजू जी, आपका कल भी हैंड रेस था, लेकिन कल भी बात नहीं हुआ, आज भी, आज कर लीजिए अंजू मैम। हाँ जी सर, वो कल वाला क्वेश्चन पूछ लूं पहले, वो मैंने अंजना मैम से पूछना था। अंजना मैम, आपसे प्रश्न है। मैम सर वो कल कर रहे थे ना, वो इनफर्टिलिटी वाले केस में रूबेला का जो बता रहे थे, वो मेरे पास भी मैम सेम ऐसा ही। टेस्ट पॉजिटिव वाले पेशेंट। जी सर सेम ऐसा ही पेशेंट है। मैंने तो उसका जैसे पंचकर्म शुरू करवा रही हूँ अभी, उसका संशोधन करके, पहले भी मैंने डिस्कस किया था। मैम ने इसमें वैक्सीन का थोड़ा बताया था, क्या मुझे उसमें भी वैक्सीन भी करवा लेनी चाहिए? वैसे उन्होंने शायद 7-8 साल पहले करवाई भी थी। हाँ मैम, तो एक बार हिस्ट्री फिर से बताएंगे पेशेंट की मैम शादी कितने साल हुआ, किसकी एज? मैम 10 साल हाँ? हो गए मैम, कि उनकी मैरिज को मैम 10 इयर्स हो गए हैं।
हाँ, इस समय उनकी कितनी एज है? इस समय मैम वो है 35 के। अच्छा, और वेट कितना होगा? उनको, हाँ जी मैम, वेट, उनका वेट, हाइट वेट और मैम वेट। उनका, हाइट है उनकी 5'1", वेट होगा उनका 55। अच्छा अच्छा। जी मैम, उनके और मीन्स इन 10 सालों में 7-8 अबॉर्ट तो हो चुके हैं उनके। फिर मैंने उनका रिसेंटली टॉर्च करवाया था, उसमें टोक्सोप्लाज्मोसिस और रुबेला की दोनों की जो है इन्फेक्शन आई है अभी। 7-8 एबॉर्शन जो हुए हैं, तो हाँ फर्स्ट जी मैम, टाइमेस्टर एबॉर्शन है? फर्स्ट टाइमेस्टर एबॉर्शन है कि सेकंड टाइमेस्टर भी है? मैम फर्स्ट ट्राइमेस्टर पहले था, सेकंड ट्राइमेस्टर थे 4th मंथ में। फिर धीरे धीरे उसकी जो ड्यूरेशन थी मतलब वो कम होती गई। एंड वाला जो जी। अबॉर्शन हुआ उनका वो 1.5 मंथ पे, मतलब 1.5 महीने पे हो गया था। अच्छा, कितने दिन पहले हुआ है ये लास्ट एबॉर्शन? मैम लास्ट उनका हुआ था फेब में। अच्छा, तो रुबेला लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम, एक रुबेला वैक्सीन दी जा सकती है, लेकिन वो जस्ट आफ्टर पीरियड हम लोग देते हैं। कल भी बात हो रही थी ना, क्योंकि वो लाइव वैक्सीन है, तो जी उसको जब पीरियड, जब शुद्धि होती है जिस समय गर्भाशय की, उसी में पीरियड के बाद या पीरियड के समय 3 दिन के बाद हम वो लगवा देते हैं। मैम, ठीक मैंने है। ये पूछना था कि अभी मैंने उनका जो है पंचकर्म के प्रोसीजर्स जैसे शुरू करवा रही हूँ अभी उनके, उससे पहले दूं उनको करवाने को बोलूं या फिर मैं बाद में अब करवाऊं? रुबेला वैक्सीन आप लगाने के बाद पंचकर्म करिए तो अच्छा रहेगा। ठीक है मैम, और ठीक रुबेला है, वैक्सीन का लेकिन ये है कि पीरियड के बाद ही लगाइए। ठीक है मैम। वो चलो मैं उनको बोल दूंगी, वो एक्चुअली शुरू करवाना था। एक मैम दूसरा मेरा क्वेश्चन है, मेरे पास अभी सर भी डिस्कस कर रहे थे, पेशेंट है मैम, वो मेरे पास आई थी श्वेत प्रदर से। उस टाइम उसको जो प्रॉब्लम थी, विबंध भी था, उसको अम्ल पित्त की प्रॉब्लम भी थी, और उसके मुंह में जो छाले बहुत ज्यादा थे। पहले मैंने उनको सुशेखर आरोग्यवर्धनी त्रिफला वगैरह दिया, बट उसके मुंह के छाले नहीं ठीक हो रहे थे, अल्सर्स। फिर मैंने उनको स्वर्ण सुशेखर रस डाला, उससे जो है 5 दिन में रिलीव हो गया उनका। उसके बाद लोध्रासव और उशीरासव डाला मैंने। अभी उसका मैम डिस्चार्ज वगैरह तो ठीक हो गया, बट उसको इमेसिएशन हो रही है, उसका वेट बड़ा डिक्रीज हो रहा है। इसमें मैं कुछ ग्रहणी मतलब, दृष्टि है मैम, हाँ जी मैम, ग्रहणी दृष्टि पे काम करिए आप। ग्रहणी दृष्टि है, ग्रहणी रोग है उसको, तो लक्षण आप देखिए, पित्तज ग्रहणी दृष्टि लग रहा है, जहां तक हमें हाँ लगा जी है मैम, उसको आप ग्रहणी दृष्टि। हाँ, ग्रहणी दृष्टि पे अच्छे से काम करिए, ग्रहणी चिकित्सा करेंगे, पेशेंट को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाएगा। ठीक है चलिए, मैम। जब उसके हम बाद पित्त ही धरा कुछ, कला ही, हाँ हाँ जी मैम, मैं वैसे हाँ, कुछ जैसे पित्त धरा स्वर्ण कला, योग चैट। हाँ, नहीं पहले अच्छा से एक बार फिर से दीपन पाचन करिए उसको, ठीक है पहले मैम, उसका दीपन पाचन करिए। हाँ, उसके बाद जैसे मृदु विरेचन करिए। ठीक है। वो कर फिर दिया था फिर उसके मैंने, बाद पित्त धरा कला पे काम करिए। विवेचन से ही शुरू किया था क्योंकि उसका ट्रीटमेंट ऐसे, मैंने। हाँ हाँ, आप ऐसे पेशेंट को, क्योंकि जहां तक आप देख रहे हो ना, उसकी पुरानी हिस्ट्री भी आप देखोगे तो कहीं ना कहीं, जैसे आप कह रहे हो कि उसको जो है वेट उसका लॉस ही हो रहा है, और जो जो सिम्टम आपने बताया उसके इनिशिएशन के सिम्टम्स भी हैं, तो अब ऑप्शन कहीं नहीं हो रहा है। तो पित्त धरा कला अगर प्रॉपरली जो है काम नहीं करेगी, तो फिर जोत धातुओं का भी ज्यादा विकास नहीं हो पाएगा ना, रस धातु रक्त धातु। तो आप दे जी सकते हो, पहले आपको लग जाए कि जब अच्छे से दीपन पाचन हो गया है, मृदु विरेचन अच्छे से हो गया है, और आपको कुछ एब्जॉर्ब करने लायक हो गई है पित्तरा कला, तो फिर आप धीरे धीरे मेडिसिन से स्टार्ट करिए। आप स्टर्न योग भी दे सकते हैं, अच्छे से दे सकते हैं, रसायन काल में दीजिए, लेकिन पहले एक बार अच्छे से उसका विरेचन हो जाएगा, मृदु विरेचन हो जाएगा, दीपन पाचन हो जाएगा उसके बाद। वैसे मैम मैंने ये सब कुछ दिया है वैसे उसको ना, पहले मैंने दीपन पाचन कितने करके विरेचन भी करवाया, रस रक्त कितने दिन पाचक। से आप दे रहे हो? आप कितने दिन से दे रहे हो? मैम 15 डेज से ज्यादा ही हो गया था, 25 डेज हो गए हैं अच्छा अच्छा, तो उसमें उसका अभी। छाले तो खत्म ही मुंह के छाले तो मैम खत्म ही हो गए ना? नहीं, आज वो बता रही थी कि उसको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, बट उसको डिस्चार्ज की प्रॉब्लम नहीं है, डिस्चार्ज मैम उसका वो ठीक ही हो है ना, गया। हाँ
हाँ वो तो मैंने बताया ना, धातु धातु पोषण क्रम में जब गड़बड़ होगी तो इस तरह की सब कंप्लेन आएंगी। और वो डिस्चार्जेस भी क्या है, वो क्लेद है ना, बॉडी का क्लेद है, और वो जहाँ भी उसको लगेगा उस मार्ग से वो बाहर आएगा ही आएगा। जैसे आप बता रहे हो उस हिसाब से अगर ग्रहणी ग्रहणी हमारा अच्छे से काम करेगी और अच्छे से रस धातु बनेगी तो हमारी आर्तर धातु भी अच्छे से बनेगी, मतलब हमारे सारे बॉडी के हार्मोन्स भी बहुत अच्छे से काम करेंगे, है ना? तो फिर एक्स्ट्रा सिक्रेशंस को वो आने ही नहीं देंगे। तो जहाँ पे हमारा आर्तव्य शोथस वाली बात है, वो आर्तव्य शोथस का डायरेक्ट कनेक्शन जैसे हम खुद ही बताते हैं कि पित्तधरा कला से है। तो वहाँ अगर पित्तधरा कला पे आपने थोड़ा सा भी काम किया तो आपको उसका रेस्पॉन्स मिल गया। लेकिन जैसे उन्होंने बताया कि अभी हल्का सा जलन है, तो कहीं ना कहीं भी पित्त ग्रहणी के लक्षण पूरी तरह से खत्म नहीं हुए हैं। जैसे आप कह रहे हैं ना बच्चे, क्योंकि रोग तो उसका पुराना है। यहाँ पर आप फिर वही शुरू करिए, दाढ़ी मस्तक घृत दीजिए, नहीं तो नागकेशर घृत दीजिए, थोड़ा सा हाँ काल जी में मैम, घासक वैसे भी ऐड करिए, है ना? आज थोड़ा मैंने, सा हाँ जी मैम, दाढ़ी मध्य घृत लिखा है, वैसे मैंने आज उसको ना वो ऐड किया है मैंने। हाँ हाँ हाँ, उसके साथ थोड़ा कुटकी वगैरह को भी थोड़ा सा जो है ना, जो श्रोतोशोधन थोड़ा सा डीपली जाना पड़ता है। एक ही बार में हम लोग श्रोतोशोधन नहीं कर सकते। जैसे हम हाँ मोटा मोटा हम देखते हैं जाठराग्नि लेवल पे काम करते हैं, और धातराग्नि लेवल पे काम करते हैं, भूताग्नि लेवल पे काम करते हैं। जितना आपने बताया जाठराग्नि लेवल तक आपने कुछ काम कर लिया है, फिर भूताग्नि लेवल बचा है अभी। आप आपको और धातराग्नि लेवल और भूताग्नि लेवल दोनों बचा है। धातवानी लेवल पे कुछ काम हुआ है, लेकिन ये है कि अभी काम जरूरत है उसको। तो सेलुलर मेटाबॉलिज्म तक हमें जाना है, सूक्ष्म अति सूक्ष्म स्रोतों को हमें अगर शुद्ध करना है, तो यहाँ क्योंकि पुरानी डिजीज होती है तो उसमें समय लगता है हमें। अकॉर्डिंगली आप जैसे ठीक चल रहे हो, थोड़ा सा पेशेंट के साथ रहो, और जैसे सर वो जो देते हैं ना पूरा एक, आपके पास अगर होगा पेशेंट के बारे में पूरा डिटेल देके, उसके बाद आप उस पर मनन करिए थोड़ा। पित्त ग्रहणी के लक्षण और चिकित्सा आप से पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से रेस्पॉन्स मिलेगा। बाकी हम लोग तो सब है डिस्कस करेंगे आपके साथ। ठीक है मैम, मैं दोबारा से इसको ना, इस केस को दोबारा से रीएवैल्यूएट करके फिर हाँ थोड़ा स्टडी बनाती हूँ करिए, इसका है मैं। ना? आप हाँ, ठीक है मैम, ठीक है जितना आप मैम, थैंक डीपली यू। उसको शोधन कर देंगे पेशेंट को उतना रिकरेंस नहीं होगा जी। जी मैम, ठीक है मैम, समझ गई मैं, ठीक है मैम। ठीक है। थैंक यू मैम। एक डॉक्टर उपाध्याय सर, आपने हैंड रेज किया है लेकिन अभी टाइम हो गया है, तो उपाध्याय सर हम कल बात करेंगे आपसे मॉर्निंग में या शाम को। सर अभी टाइम हो गया, अभी हम बात करेंगे तो लेट हो जाएगा। ओके सर। हाँ ठीक है, थैंक यू सभी लोगों का। अब हम सुबह मिलेंगे माधव निदान की क्लास में, तो थैंक यू सभी लोगों को। गुड नाइट सर। प्रणाम Okay, सर। sir. प्रणाम सभी को।